अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। वेलकम टू ऑडियो नावल उर्दू और थैंक यू सो मच। प्रीवियस नावल पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा था, प्लीज़ मज़ीद अच्छा हो तो अच्छी बात है। मतलब पहले से अच्छा था, मार्च के मंथ में जितने नावल हुए उससे अच्छा। दूसरी बात ये हम आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जो दूसरा चैनल है उसके सारे नावल्स इधर आ जाएंगे और उधर से सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो चैनल अभी फ़िलहाल नहीं ठीक, तो उन्होंने ऐसे करने को बोला है हमें और इसलिए हम उसकी वॉइस ओवर करते हैं। दरमियान में आपको एक दो नावल ऐसे मिलेंगे जो पहले हम रीड कर चुके हैं, इसलिए हम आपको बता दिया करेंगे कि नावल अच्छा है या एवरेज था। मतलब रीड तो सारे ही करने पड़ेंगे, फिर ये नहीं है कि हम सिर्फ वही करेंगे, आपको न्यू नावल भी मिला करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप उन्हें भी रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। और कुछ नावल ऐसे थे जो हमारी आवाज़ में नहीं थे और लोग हमारी आवाज़ में जा रहे थे, तो इससे ये होगा कि नावल हमारी आवाज़ में आपको मिलेंगे। तो चलें नावल को रीड करते हैं। नावल का नाम है द वैक्स वुल्फ बाय महविश अली, और अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो हम माज़र ख़्वाह। चलें नावल रीड करते हैं बाय महविश अली। आप महविश अली को तो जानते ही होंगे। फिर मिशा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जूनी इसके साथ कार में बैठी इसे शहर से गैर आबादी की तरफ जाते देखकर पूछा। मिशा इसकी फ्रेंड थी, इसके साथ हॉस्टल में रहती थी। वैसे तो इसे इस पर पूरा भरोसा था, पर आज पता नहीं क्यों इसे अजीब लग रहा था। थोड़ा एंजॉय करने मिशा ने मुस्कुराते इसे देखकर कहा। और ये तेरी इंजॉय करने वाली जगह का नाम? जूनी ने इसे देखकर जो कार ड्राइव कर रही थी आईब्रो चुकाकर पूछा। ब्लड नाइट क्लब, इसने नाम बताया। वो हंसी। जैसे तुम पुरस्कार वैसे तुम्हारे एंजॉय करने वाली जगह का नाम। इसने मोबाइल निकाला और इसमें कुछ करने लगी। क्या कर रही हो? मार्क को कॉल। वो अभी नंबर मिला रही थी जब मिशा ने इसके हाथ से मोबाइल छीन कर पीछे फेंका। ये क्या किया मिशा? इसे इसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे और मार्क के बीच में क्या चल रहा है? हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मार्क के नाम पर इसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओहो, मैंने सिर्फ जिक्र किया, फूल खुद ब खुद खिलने लगा। मिशा ने इसे छेड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, सच में। इसने मुंह से तो इनकार किया था, पर दिल में इसने इरादा बांध दिया था कल सुबह होते ही वो अपने प्यार के इससे इजहार कर देगी, और वो अपने अंदर नहीं छुपा सकती अपनी मोहब्बत को। वो अभी अपनी सोचों में थी जब मिशा ने कहा, तुम ना बताओ हमें, पर मार्क की आंखों में हम तुम्हारे लिए मोहब्बत का समंदर देखते हैं, और यही मेरी आंखों में भी है। वो मध्यम सा बड़बड़ाई, जिस पर मिशा का ठहका लगा, जिस पर वो पूरी सुर्ख हो गई। तुम बहुत इनोसेंट हो जूनी। गाड़ी एक झटके से रुकी, दोनों बाहर निकली। जगह को देखकर इसका हलक खुश्क हो गया। मिशा, ये क्या है? इसे तुम क्लब कहती हो? ये तो एक भूत बंगला लग रहा है। हर तरफ तारीक सुनसान अंधेरे में डूबा मैदान था। दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। सामने एक बड़ा सा क्लब था, इसके ऊपर चमका सा इसका नाम, जिसमें से लाल रोशनियां निकलकर आसपास की जगह को खून में रंगे मैदान की तरह जाहिर कर रही थी। नाम ऐसे लिखा था जैसे इसमें खून की बूंदें टपक रही हों। एक रात ऊपर से इतना डरावना मंजर। मिशा, यार मुझे नहीं जाना अंदर। इसने अपने सुरख होंठों पर जुबान फेर कर कहा। हाँ, कुछ नहीं है, डरो मत। चलो अभी अंदर का नज़ारा देखो, सब कुछ भूल जाओगी। वो इसकी हालत पर हंसती इसे बाहर से पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ी। आसपास काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो अंदर आई तो देखा फुल म्यूजिक, तेज रोशनियाँ, लाइटें, लाइन में लगे सोफों पर कई लड़कियां और लड़के मदहोश पड़े थे, और कुछ बार पे कितार में ड्रिंक कर रहे थे। काफ़ी लड़के लड़कियां मदहोशी में फ्लोर पर थिरक रहे थे। यहाँ पर तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो शहर के क्लब में गैर कानूनी है, मिशा ने इसके कान के करीब होते हुए चीख कर कहा, क्योंकि म्यूजिक इतना तेज था कि चीखो फिर भी आहिस्ता सुनाई दे। चलो। वो इसके हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ आई। दोनों ने दो पैक पिए, फिर डांसिंग फ्लोर पर आई। कुछ ही देर में दोनों भी दूसरों की तरह दुनिया जहाँ से गाफिल हो गई। अच्छा, ये मासूमियत है अभी भी? अल्लाह ही माफ़ करे ऐसी मासूमियत है। पर जूनी को अजीब सा महसूस हो रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। बंद आंखों के बावजूद इसे किसी की तेज़ नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। पहले तो इसने इग्नोर किया, पर अभी से उलझन होने लगी। इसे लग रहा था जैसे कोई आग हो जो इसके जिस्म को जला रही हो। इसने घबरा कर आंखें खोल दी। इसकी सुनहरी आंखों में उलझन, घबराहट और बेचैनी थी। जो काउंटर पर खड़ा साफ
देख रहा था और इसे अच्छा भी लग रहा था, पर पहले इसे दूसरा काम करना था, किसी को इनाम देना था इसकी मेहनत का। इसने इससे नजरें हटाकर सामने थिरकती मिशा पर नजर डाली, जो भरपूर अंदाज में मुस्कुराती इसे ही देख रही थी। इसे जो इंसानों से नफरत थी वो मजीद बढ़ गई। इसके खूबसूरत चेहरे पर हैवानी मुस्कुराहट ने बसेरा किया, जिस पर वो तो मर मिटी। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ रवाना हुआ। वो ये इशारा समझ गई थी। जूनी, माई इनोसेंट डोल, तुम यहाँ रहो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से होकर आई। वो इसके गाल पर किस करती फ्लोर से नीचे उतरी, फिर जूनी की नज़रों से महफूज होती बाहर की जानिब गई। वो बाहर आई और सुरख रोशनी में इसे ढूंढने लगी। आसपास देखा पर वो कहीं नहीं था। उफ, कहाँ चला गया? वो खुद से बड़बड़ाती हुई क्लब के पीछे वाली जगह पे देखने लगी, जहाँ पर सिर्फ चांद की रोशनी थी। म्यूजिक का शोर इतना था कि चीखता भी तब भी सुनने में कुछ ना आता। इसकी नज़र जैसे जगह पर पड़ी, इसका गला सूख गया। खौफ इसकी आंखों में लहराने लगा। ओ गॉड, मैं इसकी चाहत में इतनी अंधी होगी, जगह को भी न देख पाई कि कहाँ आ गई। अगर यहाँ पर कोई जानवर मुझे चीर फाड़ देता तो अंदर किसी को मेरी खबर भी ना लगती। वो अपने जिस्म की हवस को चाहत का नाम देने लगी। और ऐसे लोगों का जो हाल होता है ये इससे पता ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कहा। अगर यहाँ पर कोई तुम्हें अपनी गुर्बत के चंद देल भी देता, जिसके लिए तुम्हें चंद पल भी देता, जिसके लिए तुमने अपनी दोस्त को इतनी मेहनत से यहाँ लाई और मार्क को हवा भी लगने नहीं दी, तो इसका भी किसी को पता नहीं लगेगा। इसके कान के करीब वैक्स की दिलकश सरगोशी हुई। तुम कहाँ थे? ओके, साथ ही ये चीख है, आ करके नहीं हम बोल सकते भाई। कितना अजीब सा लगता है, ऐसे जैसे शीन शीन लिखा हो ना, हम शीन शीन ही बोल देते हैं, मतलब खामोशी। वह जब मुड़ी तो चांद की मंदम रोशनी में वैक्स का भयानक चेहरा देखकर इसके मुंह से जोरदार चीख निकली, जो अपनी बदकिस्मती से किसी को सुनाई नहीं थी। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। इसके 2 नुकीले दांत जिनसे खून टपक रहा था, सारे मुंह जिस्म पे काले बाल थे, आंखें सुनहरी थी, पर वो अभी भी इंसानी रूप में था। अगर अभी वो अपने रूप में आ जाता तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और इसका काम भी नहीं होता। इसकी ओर चीखें निकलती या वो भागने की कोशिश करती, इससे पहले इसका बड़े काले नाखूनों वाला पंजा इसके गर्दन पर आया और इसमें अपने नाखून काट दिए, जिससे इसकी आवाज़ बंद हो गई। वो तड़पने लगी। इसकी आंखों, मुंह, नाक और जहाँ पर इसने नाखून गाड़े थे वहाँ से खून फुवारों की सूरत में निकलने लगा। ये एक फैंटेसी बेस्ड नावल है, ठीक है। और वो जाकर इसके मुंह पे लगा, जिस पर इसने ज़बान फेंट कर चाट लिया। मिशा का गले से नीचे का बदन बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। फैंटेसी बेस मतलब कुछ भी लिख दो, कुछ भी, रियलिटी से बहुत दूर। इसकी आंखों से खून के साथ आंसू भी निकल रहे थे। रूह आहिस्ता आहिस्ता प्रवास कर रही थी। वैक्स ने इसकी हालत पर कहका लगाया और हाथ को जैसे खींचा। इसके गले का आधा हिस्सा इसके हाथ में आ गया और सर जाकर पुश्त से लगा। अल्लाह अल्लाह, आगे के हिस्से से खून की बारिश होने लगी। हाथ में मौजूद हिस्से को इसने अपने भेड़िए जैसे मुंह में डाल दिया, फिर इसके मुर्दा वजूद को ज़मीन पर फेंक कर चांद की मध्यम रोशनी में से नोचने लगा। खून ने ज़मीन को रंग दिया था। कुछ सेकंड में वो इससे उठाया, अपने इंसानी रूप में आया और उसके वजूद को देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे कोई इंसान देखता तो वहीं बेहोश हो जाता। इसके वजूद से जगह जगह सफ़ेद हड्डियाँ नजर आ रही थी। अल्लाह, ये क्या पढ़ लिया हमने, अब कंप्लीट करना पड़ेगा। शायद इतनी कुर्बत काफ़ी है तुम्हारे लिए, अभी और देता, पर तुम तो इतने में चल बसी। वो शैतानियत से हंसता हुआ खुद पर एक नज़र डालकर क्लब की तरफ रवाना हुआ। आंखें अपनी नीले रंग में आ गई थी। वह काउंटर पर खड़ा हुआ और जूनी को देखने लगा, जो मिशा को परेशान सुनहरी नज़रों से यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। जो होती तो मिलती। इसने वापस अपनी शहरंगेज आंखें इस पर जमा दी। ये इसे अपने शहर में जकड़ने के लिए थी, जो कुछ ही देर में कामयाब जानी थी। ओके जी, ऐसा इसे लगा। जूनी की नज़र अभी इस पर नहीं पड़ी थी। वो तो मिशा को परेशानी से ढूंढ रही थी। वो फ्लोर से उतरकर नीचे गई और लोगों के हजूम से रास्ता बनाती पर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। इसे फिर से अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जिस पर वो बहुत खौफजदा हो रही थी। एक तो जगह ऐसी थी जैसे कोई दूसरी मखलूक के बीच हो, ऊपर से मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग गई है। वो खुद से कहती से नाराज़गी जाहिर करती जा रही थी। वो 18 साल की खूबसूरत हसास लड़की थी। इसकी बड़ी सुनहरी आंखें और कमर तक आते सुनहरी बाल इसे और खूबसूरत बना देते थे। छोटी नाक, सुरख होंठ, सफ़ेद गुलाबी रंगत, वो एक छोटी सी शहजादी लगती थी। वॉशरूम में आई पर वो वहाँ भी नहीं थी। अब इस हकीकत में पता लगा था कि डर क्या चीज़ है। इसके वजूद में हल्की हल्की कपकपाहट शुरू हो गई थी। वह लोगों के जानबूझकर मारते कंधों से खुद को बचाती बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वैक्स इसे वॉशरूम की तरफ जाते देखकर इसके पीछे जाने लगा। अभी वो थोड़ा आगे गया ही था जब इसे दूसरे भेड़िए की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने एक भरपूर नज़र पूरे क्लब पे डाली, पर इसे यहाँ पर सिर्फ इंसानों के खून की खुशबू आई। इसे यहाँ पर इसके अलावा कोई भेड़िया नज़र नहीं आया। अचानक इसके दिमाग में धमाका हुआ।
मार्क, ओ शिट। इसने अपने हाथ पर गुस्से से मुक्का मारा और जूनी को देखा जो रोनी सूरत बनाए एक सोफे पे बैठी थी और सुनहरी आंखों में आई नमी से यहाँ वहाँ देखकर इसे लोगों में पहचानने की कोशिश कर रही थी कि शायद यहीं कहीं मिल जाए। वैक्स इस पर एक कहर बरसाती नजर डालकर क्लब से बाहर निकला। इसने बाहर आकर देखा पर मार्क इसे कहीं नहीं दिखा, पर इसे भेड़िए की बू से ही पता लग गया कि मार्क यही कहीं है। वो तेजी से भागा। इसे किसी भी तरह मिशा के वजूद को कहीं करना होगा और जल्दी जूनी का भी किस्सा ख़त्म करना होगा मार्क के इस तक पहुंचने से पहले। वो क्लब की बैक साइड पर आया पर वहां पर आकर इसे झटका लगा। मार्क इसके खून में लथपथ मुर्दा वजूद को सीने से लगाए बेबसी से रो रहा था। सामने खड़े वैक्स को देखकर इसकी आंखें फटी। फिर सब इसे समझ आया। तुम जानते थे मैं जूनी से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुमने इसे अपना शिकार बनाया। वो गुस्से से घुराया। पहले तो वैक्स इसकी हालत देखकर शेषरत रह गया, पर फिर जब मिशा की मुर्दा वजूद को देखा तो समझा। इसकी सुनहरे बाल और रेड कलर का ड्रेस, दोनों को रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो इसे जूनी समझ रहा था और इसी बात का वैक्स के शातिर दिमाग ने फायदा उठाया। शायद तुम भी जानते हो ये जूनी कारथन है, हमारी दुश्मन की बेटी। इससे इस मासूम को नोचने पर कोई अफसोस नहीं था। वो तो अपने भाई पर हैरान था, खुद एक भेड़िया होकर इंसान के लिए रो रहा था जिस पर इसके अंदर आग लग ही जावे तो चंगा हुआ। पर वो क्या जाने दिल जानवर के पास भी होता है। वो तो एक भेड़िया था, इंसान और दूसरे जानवरों को नोचने वाला, और क्या जाने ये आंसू क्यों बह रहे थे। तुम रो क्यों रहे हो मार्क? क्या तुम नहीं जानते आज या कल इसका ये हाल होना था? फिर ये आंसू क्यों? वो गुस्से से घुराया। क्योंकि तुमने मार्क की जिंदगी खत्म की है, इसका इश्क मारा है। इसकी धार पर वैक्स का एक सर्द कहका लगा जो इस खौफनाक माहौल को मजीद खौफनाक बना रहा था। तुम एक भेड़िए हो जो सिर्फ इंसानों को नोचना और चीर फाड़ करना जानता है, ना कि इनसे मोहब्बत इश्क करना। हा 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 हा। इसने मार्क को इसकी हकीकत दिखाई जो एक कड़वा सच था। हाँ, वो एक भेड़िया था, जानवर था, पर वो वैक्स की तरह इंसानों को नोचता नहीं था, इनको चीर फाड़ के नहीं खाता था। आज तुम वैक्स मुझ पर हंस रहे हो, बहुत जल्द तुम्हारे अंदर पत्थर की धड़कन में मैं सुनूंगा। मार्क का दिल अंदर फट रहा था। वो टूट गया था अपने छोटे भाई के हाथों। इसने वैक्स को कहा जो वैक्स को एक बद्दुआ लगी जिस पर वो दंग रह गया। इसने एक दुख भरी नज़र वैक्स पर डाली जो साकित खड़ा था। वैक्स, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। माँ बाप के बाद मैंने तुम्हें ही सब कुछ समझा है, पर पता नहीं क्यों आज तुमसे दूर जाने को कह रहा है। पर यह मत समझना कि मेरा दिल तुमसे जुदा होगा। जब भी वैक्स पर कोई मुसीबत आएगी, मार्क को हमेशा वैक्स के साथ पाओगे। मार्क की घिरे आंखों में खून के आंसू बहने लगे। वो चुपचाप साकित इसकी सुनता रहा। अंदर तूफान उठ रहा था जिसमें से हैवान का सर उठा। मार्क ने एक अलविदाई नज़र वैक्स पर डाली जिसकी नीली आंखें लाल होने लगी और फिर अपने भेड़िए रूप में आया और मिशा के मुर्दा वजूद, ये कैसी मोहब्बत थी जो अपने महबूब को नहीं पहचान पा रही थी, को उठाकर अंधेरे की तरफ गायब होता गया। यह मंजर जूनी की नज़रों से महफूज नहीं रह सका। कहीं वो मुझे अकेले तो नहीं छोड़ के गई यहाँ? वो परेशानी से खुद से कहती क्लब से बाहर आ गई। गाड़ी भी यहीं मौजूद है, आखिर गई कहाँ? मार्क को भी मैसेज किया, वो भी नहीं आया अभी तक। ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गई? इसकी सुनहरी आंखों से एक आंसू जाकर जमीन पर गिरा। वो सड़क रोशनी में इर्द गिर्द देख रही थी, कहीं पीछे तो नहीं वहाँ क्या करेगी? इतनी खौफनाक जगह पर मरने के लिए ही पीछे जाएगी। इसने खुद से सवाल किया, फिर खुद ही जवाब देती अपने होंठों पर जुबान फेरती पीछे की जानिब कदम उठाए। हम होते ना, हम कभी ना जाते बल्कि भाग जाते। अब ढूंढना तो था ही, सिर्फ आज मिल जा मिशा। आइंदा मैं कसम खाती हूँ तेरे साथ मेरी जूती भी नहीं आएगी। अभी वो थोड़ा आगे आई ही थी जब इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कहीं मिशा तो नहीं जानवर भी हो सकता है, पहले छुप कर देखती हूँ। वो अपने दिल में सोचती दीवार से थोड़ा मुंह आगे करती देखने लगी, पर इसका थोड़ा देखना इसका जिस्म सुनकर क्या आंखें फट गई। वो वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठने लगी। मार्क भेड़िया है? वो मिशा नहीं, मार्क इसे कैसे कर सकता है ऐसे? सॉरी, मुझे इसे बचाना होगा, इसने खुद से कहा। पर मैं इसे बचाऊं कैसे? वो तो इसे ख़त्म कर चुका है। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी, पूरा जिस्म थर थर काँप रहा था, आंखों से समुंदर बहने लगा, पसीने में पूरी भीग चुकी थी। क्या मैंने मिशा को मरवाया है? इसने डरते डरते खुद से सवाल किया। इसने मुझसे मोबाइल छीना भी था। वो फूट फूट कर रोने लगी, मिशा मुझे माफ़ कर दो। अचानक वो उछल कर दूर जा गिरी। करीब से ही एक जोरदार खौफनाक भेड़िए की धार सुनी। वो आ गया, मुझे भागना होगा यहाँ से, नहीं तो वो मेरा भी यही हाल करेगा। वो गिरती पड़ती खुद को घसीटती गाड़ी तक लाई क्योंकि टांगों ने काम करना छोड़ दिया था। कपकपाहट से गाड़ी स्टार्ट करती वो तेज़ी से रोते हुए भागी। अभी थोड़ी आगे आई ही थी जब पीछे से
लोगों की चीख पुकार सुनने में आई। इसके हाथ और जिस्म कांप रहा था। अपने माँ बाप को याद करती गाड़ी को और तेज भगा रही थी जब अचानक कार के ऊपर आई थिंक कोई चिपटा। इसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वैक्स इसकी कार के ऊपर था और इसने अपना बड़ा सा पंजा अंदर डालकर इसे पकड़ने की कोशिश की जब एक चीख से इसके खून से भरे लंबे काले नाखून बाहर आए और गाड़ी को झटका लगा जिससे वो अपना बैलेंस बरकरार ना रख पाया और धड़ाम से कार से नीचे गिरा। जब तक वह संभलता कार जहाज की तेजी से भागती से दूर होती चली गई। पीछे वो चीखता दहाड़ता रह गया और फिर वापस क्लब की तरफ गया, दूसरे मासूमों की तरफ। जो भाग सके भाग गए, बाकी जो फुल नशे में थे इनका खून और गोश्त के लोथड़े यहाँ वहाँ पड़े थे। वो अपने रुखसार और गले से बहते खून की परवाह किए बगैर तेजी से कार भगाती गई और शहर में दाखिल हुई तो इसने अपनी बंद होती आंखों से देखा कि इसकी गाड़ी किसी दूसरे से टकरा गई। फिर वो अपने होशो खवास से बेगाना हो गई। आज यूनी नहीं आई? लीजी इसके साथ कैफे में बैठी इससे पूछा। लीजी ने दिल नहीं कर रहा था। जाशिया ने उदासी से जवाब दिया जिस पर लीजी ने मुंह बनाया। तुम बहुत बोर हो जूनी। जाशिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और सुनहरी आंखों में करब फैल गया था। आई एम सॉरी जाशिया। लीजी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो जल्दी सॉरी किया। फिर कुछ सोचकर बोली, सी क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम इस नाम से गुस्सा क्यों होती हो? आखिर ऐसी क्या वजह? शट अप लीजी, मैंने तुमसे कहा था मुझसे ये सवाल कभी मत पूछना। वह एकदम चीखी। आसपास के लोग इसे देखने लगे और किसी के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। आखिर वो इसे क्या बताती कि जिसने प्यार से इनाम रखा था अब इससे नफरत ने इसे इनाम छीनने पर मजबूर किया था। आज इस हादसे को 5 माह हो गए थे। इसके माँ बाप इसे इस शहर से ही दूर ले आए थे। वो हर चीज़ वहीं छोड़ आई थी सिवाय इसके रुखसार के नीचे से शुरू होते गर्दन से नीचे तक आते भेड़िए के नाखूनों के निशान, जो इसे मार्क से बेइंतहाई से ज़्यादा नफरत करने पर मजबूर करते थे। अभी भी रात को कभी कभी वो मंजर आंखों के सामने आता तो चीखती चलाती उठ जाती थी। फिर घंटों मिसेस कार्थन इसके साथ रहती जब तक वो सो ना जाती। कहाँ खो गई? लीजी ने इसे अपने हाथों को घूरते देखा तो पूछा। कहीं नहीं यार, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं तो कहती हूँ हमारा सेकंड हीरो विल्नस तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो थाम लो। इंजॉय करो ज़िंदगी को। कैसी बोर ज़िंदगी है ये। मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को विल्नस से दोस्ती करने के अलावा। एक तो ये पता नहीं क्या अजीबोगरीब नाम है। विल्सन होता तो अच्छा था। विल्नस के नाम पे ही वो चिढ़ गई थी। यूनी के फर्स्ट डे से विल्नस इसके पीछे पड़ा था। अपनी काली छोटी छोटी आंखों से जब इसका पोस्टमार्टम करता जिस पर वो लाल पीली हो जाती थी। वो एक खूबसूरत लड़का था। काफ़ी लड़कियां इस पर मरती थी पर वो इन 4 माह में इसकी वैल्यू कम हो गई थी और वो सेकंड पोजीशन में आ गया था। अब लड़कियों का क्रश वैक्स बन गया था। जाशिया ने तो इसे नहीं देखा था पर इसका हर जगह चर्चा वो सुनती थी। ये भी सुनने में आया था वो काफ़ी मगरूर और खड़ूस टाइप बंदा है और विल्नस से इसकी नहीं बनती। प्लीज़ लीजी मेरे सामने इसका जिक्र ना किया करो। जाशिया के चिढ़कर कहने पर लीजी हंसने लगी। ओह माय गॉड। फिर लीजी अचानक चीखी जिस पे वो घबरा गई। क्या हुआ? जी अपने धक धक करते दिल पर हाथ रखा और इसे देखकर पूछा। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो आंखें फाड़ कर भी यकीनी से कहने लगी। किस बात पर? इसने दांत पीस कर पूछा। मतलब बात पर यकीन ना होने पर इतना चीखी थी? यार वो हमें देख रहा है। वो खुशी से कहने लगी। कौन देख रहा? जिस पर मरने जैसी हो गई हो। अपने दाएं तरफ देखो। लीजी ने आंखों के इशारे से इसे दाएं तरफ देखने को कहा जिस पर वो बेजारियत से देखने लगी। इसकी सुनहरी आंखें जैसे नीली आंखों से टकराई। जाशिया के बदन में सरसराहट फैल गई। इसका दिल नीली आंखों से धड़क उठा। वो पूरी तवज्जो से इसे देख रहा था। जाशिया को घबराहट होने लगी। कौन है लीजी? इसके मुंह से अल्फाज अटक कर निकले। वैक्स। लीजी अभी इसे ही देख रही थी तभी इसका हाल नहीं देख पाई। काले बाल, नीली आंखें, सफ़ेद रंगत, मगरूर खड़ी नाक, सुर्ख होंठ। वो वाकई ऐसा था जिस पर लड़कियां विल्नस तो क्या किसी को भी नज़रअंदाज करती। वो उठकर जाने लगी। कहाँ? लीजी ने पूछा तो इसने अपने माथे पर स्कार्फ से पसीना साफ किया और सुर्ख होंठों पर ज़बान फेर कर इसे देखने लगी। यार मुझे कुछ काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने जल्दी कहा और तेज़ी से कैफ़े से बाहर निकल सांस लेने लगी। लीजी अभी अंदर ही थी या शायद जीनी के साथ हो गई थी। जैनी या जीनी जो भी है, जैनी पढ़ लेते हैं। जैनी के साथ हो गई थी। बातों में मसरूफियाँ इस लड़के को ही देख रही होगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो इन निशानों के साथ। बहुत करीब कान में सरगोशी हुई और एक उंगली ने इसके नीले निशानों को छुआ। वो करंट खाकर दूर हटी और मुड़ी तो वही था वैक्स अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। वो घबरा कर यहाँ वहाँ देखने लगी। मैंने सुना है मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो सोचा क्यों ना अपने लिए खूबसूरत लड़की चुनूँ।
तो अब वो तुम हो, इसलिए तुम्हें अब सिर्फ वैक्स को सोचना पड़ेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कहता इसकी तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे की जानिब हट रही थी, बिना देखे कि कितनी गाड़ियां गुजर रही थी। अगर एक के भी आगे आ जाती तो कुचल जाती। गाड़ियों और इसमें सिर्फ कुछ ही फासला था जब वैक्स ने अचानक से बाजू से अपनी तरफ खींचा, जिससे वो चीखी सीधा इसके चौड़े सीने से लगी। वो खौफ से आंखें नीचे इसके सीने से लगी थी। जब कुछ सीटियों की आवाज़ इसके कानों पर पड़ी, इसने आंखें खोली तो खुद को वैक्स के हिसार में पाया। कुछ लड़कियां और लड़के, इधर कड़के लिखा हुआ है कड़के कहलाएगी हैं लड़के, और लड़के मुस्कुरा कर दोनों को देख रहे थे। खौफ और एक अनजाने शख्स के साथ लगी वह शर्म से पानी होने लगी। वो इससे दूर होने लगी, पर वैक्स ने ऐसा नहीं होने दिया। इसने भी यकीनी से इस अनजान लड़के को देखा जो आसपास की परवाह किए बगैर इसे सीने से लगाए देख रहा था। जाशिया का दिल बुलंद आवाज में धड़कने लगा, जिसे सुनकर वैक्स मुस्कुराने लगा। इतनी बुलंद थी? स्पीकर तो नहीं था? छोड़ो मुझे, वो खुद को इससे अलग करने लगी। अगर ना छोड़ूं तो, वो इस पर थोड़ा झुक कर कहने लगा, जिस पर जाशिया ने अपनी पूरी ताकत से धक्का देकर खुद से अलग किया और वहां से भागकर पीछे वैक्स का एक जानदार कहका सुनने में आया। अब मजा आएगा दोनों से, जूनी और विलनस। इसने अपने बालों में हाथ फेरा और इसे दौड़ते हुए देखता रहा। वो भी जाशिया की धड़कन को खुद में महसूस कर रहा था। उफ। जाशिया बेड पर खामोश बैठी थी जब मिसेस कार्थन रूम में आई। क्या हुआ है जी? इसने पास बैठकर इसका सर अपनी गोद में रखा। कुछ नहीं मोम, इसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। तो बेटा इतनी खामोश उदास क्यों हो जब से आई हो? शायद वो कल इसकी घबराहट और खौफ देख चुकी थी। नहीं मोम, ऐसी बात नहीं है, बस दिल बहुत उदास है डैड के लिए। इसने अपने माथे पर पसीना साफ करके इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि इसकी तरफ से कोई बात नहीं है। अब अपनी मोम को क्या बताती कल के अनजान शख्स की हरकत का, जिसने इसे फिर से खौफ में मुब्तला कर दिया था। इसकी बातों में अजीब सिद्ध थी और ऐसा लगता था जैसे कहीं सुनी हुई आवाज़, जाना पहचाना एहसास था। तो बेटा बहुत देर हो गई है, यूनी के लिए नहीं जाना क्या? अभी तक ऐसे ही बैठी हो? मिसेस कार्थन इसके बालों में उंगलियां चलाती पूछा। वो इस हादसे के बाद बहुत डरी सहमी रहने लगी थी। फिर काफ़ी मेहनत के बाद फिर इसमें तब्दीली आई, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। पर कल फिर इसके चेहरे पर खौफ महसूस किया था और जब पूछने पर वो बात बदल गई थी। शायद वो बताना नहीं चाहती थी, इसलिए इसने ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं लगा। अगर कोई बात होती थी तो खुद बता देती थी। नहीं मोम, दिल नहीं कर रहा जाने को। जी बेटा, अगर ऐसे करती रहोगी तो कैसे चलेगा? उठो, रेडी हो जाओ। बट मोम, इसका ज़रा भी दिल नहीं था जाने को। नो जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हारे डैड भी कह रहे हैं जाओ। मिसिस कार्थन कहकर चली गई, मतलब अब कुछ नहीं सुनना था। वो भी बेदिली से उठी, फिर कुछ देर में रेडी होकर नीचे आई। वो यूनी आई तो सब इसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। इसका हाथ खुद ब खुद अपने निशानों की तरफ किया, पर वो तो स्कार्फ से छुपे थे। फिर ये क्यों मुझे ऐसे देख रहे हैं पर कुछ महसूस करने पर पता लगा इनकी नज़रों में हसद नफरत था अपने लिए। वो उलझ गई, वो नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने लगी। विलनस के प्रपोजल पर तो बड़े नखरे कर रही थी, फिर ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया? लीजी की तंज भरी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो ठिठक कर रुकी, फिर मुड़कर लीजी को देखा जो तंजिया मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब, क्या एक्सेप्ट कर लिया है? वो थोड़े गुस्से और नासमझी से पूछने लगी। अब ज़्यादा मत बनो, कल ही देखा और कल ही पटा लिया। मुझे क्या पता था इतनी मासूम दिखने वाली इतनी तेज़ होगी। शायद यूनी में फैलने वाली बात लीजी से भी हजम नहीं हो रही थी। इसकी बातों पर जाशिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या बकवास है लीजी, किसको फंसाया है मैंने? इतना तो वो समझ गई थी बात किसी लड़के की है। चलाओ नहीं जी, चलाने से अपने कान में छुप नहीं जाते। क्या तुमने कल वैक्स का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था और कल कैफ़े के बाहर इसकी बाहों में नहीं थी? इसके झूठ पर वो दंग रह गई। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है? तुम तो यही चाहती थी कि मैं किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं, किसी के साथ अपना वक्त गुजारूं। तो जब मैंने वैक्स को हाँ की है तो तुम्हें क्यों अपनी मेरी मासूमियत चालाकी लग रही है? वो ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, पर लीजी का गुस्सा और तंज पर बगैर समझे गुस्से से कहकर चली गई। पीछे लीजी गुस्से और विलनस के खौफ से अपने माथे पर आए पसीने को साफ करने लगी। अब ये विलनस का पता नहीं क्या मसला मामला है। इसे क्या पता था इसकी मेहनत उल्टा रंग लाएगी। विलनस अपनी लाल आंखें लिए जाशिया के ही इंतज़ार में खड़ा था। इसके पास वक्त कम था और बीच में वैक्स का आना इसकी सारी मेहनत खराब हो गई थी। इसे क्लास से बाहर निकलता देख गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा, पर यह देखकर इसका और भी बुरा हाल हो गया। वैक्स इससे पहले ही जाशिया को बाजू से पकड़कर ले जाने लगा। विलनस मज़ीद गैज़ो गज़ब में आ गया और इससे जाशिया को
जीना चाहता था, पर ऐसा कर ना सका क्योंकि इसकी आंख और मुंह नाक से काला खून बहने लगा, जिसकी वजह से वो यूनी से किसी तूफान की तरह गायब हो गया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? जाशिया इससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती गुस्से से आहिस्ता आवाज़ में बोली। अगर तेज़ बोलती तो इसका तमाशा लग जाता। वैक्स इसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर ऊपर खाली क्लासों की तरफ ले आया। ये देख जाशिया की जान मुंह में आ गई। छोड़ो मुझे, वरना मैं प्रिंसिपल को वो चला कर कह ही रही थी जब वैक्स ने कतार में बनी ऊपर खाली क्लासों में सबसे आखिरी क्लास जो कोने में होने की वजह से अंधेरे में डूबी हुई थी, इसमें आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे दरवाजे से लगा कर इसके दोनों हाथों को दरवाजे से लगाए अपने हाथों में कैद कर दिए, और इस सब में इसे एक सेकंड भी नहीं लगा। वाह, ये तो जिन्न है वाकई। क्लास में इतना अंधेरा था कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखने की कोशिश कर रही थी, फिर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिर्फ वैक्स की गर्म सांसों के अलावा। वो खौफ से रोने लगी। हाँ, अब बताओ क्या कहोगी प्रिंसिपल से? यही कि वैक्स मुझे एक खाली क्लास में लेकर गया है और वह इसके बहुत करीब हुआ। बोलते इसके होंठ जाशिया की गर्दन से टच हो रहे थे। हम इतना करीब थे कि आगे तुम मुझे महसूस कर रही हो कि मैं तुम्हारे कितना करीब हूँ तो बता देना। कहने के साथ एक हल्का कहका लगा। प्लीज़ जाने दो। वो डर से अटक अटक कर अल्फाज अदा कर रही थी। आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। कभी भी कोई इसके इतना करीब नहीं आया था जिससे इसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वैसे ही वो लड़कों से दूर रहती थी। इसकी दोस्ती सिर्फ दो से थी, एक मार्क और दूसरा। इसके बारे में सोचते इसकी आंखों में आंसू आ गए, और मार्क के बारे में सोच आते ही दिमाग में तूफान चलने लगा। वो इससे इंतहाई नफरत करने लगी थी। अगर मोहब्बत होती तो महबूब ये पता नहीं क्या लिखा हो, महबूब कहरी ऐसे कुछ लिखा है भी होता तो मैं तो भी मुंह न मोड़ती, पर यहाँ तो सिर्फ वक्ती जज्बा था जिसे वो मोहब्बत का नाम दे बैठी। वो हिम्मत करके मोहब्बत गहरी होती ऐसे ही आएगा। वो हिम्मत करके इससे आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। इसकी ख्वाहिश निकली कि वो इस वक्त इस अचानक नाज़िल हुई मुसीबत से इतना दूर हो जाए जितना आसमान और ज़मीन का फासला है। पर वो वैक्स था, इसकी हर बात को सुनने वाला। इसने अपना पूरा वज़न इस नाजुक पर डाल दिया और इसकी कोशिशों को नाकाम करते अपने दहकते होंठों से इसके निशानों को छूने लगा। जाशिया की सांसें बंद हो गई, अल्फाज जैसे गुम हो गए। जिसम में चूंटियाँ निकलने लगी, मुंह से बेख्तियार से इसकी निकली। वो बेआवाज़ रो रही थी। कैसी सज़ाएं मिल रही थी इसको। मुझे अपनी चीज़ें छीननी भी आती हैं और इन्हें सज़ा देना भी। इसकी सरगोशी कानों में पड़ी। और दूसरी बात, विलनेस से इतना दूर होगी जितना इस टाइम मुझसे होने की ख्वाहिश कर रही हो, जो नाकाम है। और मुझसे डरो मत, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने वैक्स को देखा ही कहाँ है। ये तो सिर्फ विलनेस से दूर करने के लिए और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए था कि वैक्स अभी है। वो बोलता अपनी उंगली से इसके कांपते सिर्फ होंठों को छूने लगा। वो अंधेरे में भी साफ उजालों की तरफ देख रहा था। इसके पसीने और आंसू में भीगी हालत को भी। इसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे इसकी हालत पर। वो इससे थोड़ा दूर हटा और अपने हाथ के कैद से इसके हाथ आज़ाद किए तो जाशिया को जैसे ज़िंदगी की एक किरण नजर आई। वो अपने दर्द करते बाजू की परवाह किए बगैर जल्द कांपता दरवाजे खोलने लगी, कांपते हुए। जब खुला तो एक सांस के साथ वो बाहर भागने लगी, पर वैक्स ने इसे डराने के लिए इसके पिंक स्कार्फ जो कंधों पर पड़ा था पकड़ लिया। जाशिया की तो जैसे रूह किसी ने खींच ली हो। वह एकदम बंद सांस से रुकी, फिर सर नीचे करके अपने स्कार्फ को देखा, एक झटके से खींच कर खुद से अलग किया और रेलगाड़ी की तरह भागी। वैक्स तो इसकी हालत पर मजा लेता कहका लगा उठा। वो अपने घर में दरवाज़ा बंद करके इसके साथ लगी सर घुटनों में दिए बैठी थी और मुसलसल आंसू बहा रही थी। मिसिस कार्थन घर में नहीं थी। अगर इसकी हालत देखती तो वो खुद सख्त परेशान हो जाती। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हर कोई तकलीफ देता है मुझे? वो सिसकती रोती खुद से बोल रही थी। काश वो आज जाती नहीं यूनी, हर किसी के कैद में जकड़ रही थी। कौन बचाएगा इसे? रात की स्याही सुनसान घने जंगल में वो इसके सामने थर थर काँप रही थी। प्लीज़ विलनेस, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं किसी दूसरे रास्ते से जाशिया को तुम्हारी तरफ लाऊंगी। लीजी इसके सामने गिड़गिड़ाती इल्तिजा कर रही थी। विलनेस के दो बड़े दांत थे जिनसे खून टपक रहा था। और ये पता नहीं मेदे लिखा होगा। जैसी रंगत पर जगह जगह चीर थे जिनसे खून बह रहा था, लाल आंखें और सीने में लगा खंजर। वो एक बड़ी उम्र का वैम्पायर था। इसके पास वक्त कम था। मौत लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी जो इसे पागल बना रही थी। वो एक पल में इसके पीछे आया और अपने काले बड़े नाखूनों वाले हाथों से इसके बालों को जकड़कर इसके सर को पीछे झटका दिया। एक चीख से सर पीछे को हुआ। अगर वो थोड़ा जोर देता तो इसका सर तन से अलग
और कितना वक्त दूं? तुम मेरी हालत नहीं देख रही? मुझे जल्दी इसका खून चाहिए। वो इसके कान के करीब दौड़ा। मैं कोशिश कर रही थी पर बीच में वो वैक्स आ गया। मुझे सिर्फ एक बार मौका दो, मैं खुद जाशिया को तुम्हारे पास लाऊंगी। इसने डरते रोते कांपते एक मौका मांगा और विलनस के पास इसे एक मौका देने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। एक झटके से दूर फेंका, वो सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरी, जिससे इसके हाथों की हथेलियों में कांटे चुभके। वो दर्द से कटा उठी। सिर्फ एक मौका, अगर इस बार कुछ न कर सकी तो मैं वो हाल तुम्हारा करूंगा जो इसका करना चाहता हूँ। इसकी धमकी पर वो सर से पैर तक लरस उठी। नहीं, मैं ला दूंगी। रात का वक्त था। बाहर स्याही अपनी चादर फैला चुकी थी। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। इस शहर में तो वो अपने काम से आया था, पर शायद किस्मत भी इन दोनों को फिर से मिलाना चाहती थी, इसलिए इसे जाशिया मिल गई अपने नाम के साथ। पहले तो इसका दिल किया वो इसे ले जाकर सब कुछ सुने इसके मुंह से, पर इसके बाप की ऐसी हालत करे कि अपने पैदा होने पर भी अफसोस हो। पर फिर जब इसके चेहरे के सामने एक मासूम सुनहरी आंखों वाली छोटी बच्ची का चेहरा लहराया तो इसके दिल में एक ठेस उठी। इसके दिल ने फौरन गवाही दी कि इसकी जाशिया या अंकल कारथन ऐसा नहीं कर सकते थे। जहां मार्क के इतने बड़े जाल में फंसकर इसने अपने इतने साल इससे नफरत करते गुजारे, अब वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। इसे जाशिया को इतनी बड़ी सज़ा इसलिए दी थी क्योंकि इसने मार्क को अपने दिल में जगह देने की कोशिश की थी, जो सिर्फ वैक्स की थी, इसके वैक्स की। नाम देखो, बंदा पूछे क्या ही रखा हुआ है। आज वो सिर्फ इसे विलनस से दूर करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों दिल इसके करीब होने लगा। वैक्स ने अपने आगे किसी की सुनी कहानी जो अब सुनता इसकी। वो बहुत खुश था। आखिर इसकी जी इसे मिल ही गई थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। इसने एक गहरा सांस लिया। इस सांसों में जाशिया की खुशबू भी थी। वह हैरान होकर उठ बैठा। यहाँ वो कहाँ होगी, इसने सोचा। फिर कुछ याद आने पर मुस्कुराकर अपने बेड पर पड़े इसके स्कार्फ को देखा और हाथ बढ़ाकर उठाया। अपने दिल में उभरने वाली ख्वाहिश पूरी करने लगा। इसने स्कार्फ बेड पर अपने सामने बिछाया और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा, जिससे स्कार्फ हवा में उड़ा और इस पर लिपट गया। पता नहीं क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। फैंटेसी बेस्ड नॉवल में कुछ भी हो जाता है। अच्छा, मैंने किसी ने कहा था हॉरर नॉवल रीड करें। हॉरर तो नहीं है, फैंटेसी है, यही पढ़ लें प्लीज़। वो समझता क्या है खुद को, कोई इतनी घटिया हरकत करता है किसी लड़की के साथ। वो बेड पर बैठी जब कुछ संभल गई थी तो अब मसलसल याद करके कर रही थी। इसने अपनी कलाई को देखा जहाँ इसके मजबूत उंगलियों के सुरख निशान थे। इसने तो हद कर दी है बदतमीजी की। अब अगर वो मेरे थोड़ा भी करीब आया मैं इसका दीवारों से सर फाड़ दूंगी। इसका हाथ खुद ब खुद अपने निशानों और गर्दन पर गया, जिस पर वो लाल टमाटर होगी। उफ, कितना बदतमीज इंसान था। वो इसके लिम्स को महसूस करती जलकर कहने लगी, मैं क्यों इसे बार बार याद कर रही हूँ। वो झुंझला गई, पर जब दिमाग में कुछ आ जाए तो इतना आसान नहीं होता इससे पीछा छुड़वाना। इसका हाथ अपने होंठों पर गया, जिस पर वो शर्मा कर चेहरा तकिए में छुपा गई। हैं, शर्मा कर? सही पड़ा है। इसका दिल अपने मुकाम पर पहुंचकर मीठे सांस में धड़क रहा था। चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी, पर अचानक सब कुछ बदल गया। चेहरे पर मुस्कान की जगह गम ने ले ली थी। आंखों के सामने सुनहरी आंखें लहराने लगी। मुंह से एक सिसकी निकली अपने बचपन के साथी को याद करके। वैक्स, काश तुम जिंदा होते, मेरे साथ होते। अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब इसका मोबाइल बचा। इसने चेहरा साफ करके मोबाइल देखा तो लीजी का नाम जगमगा रहा था। इसकी सुबह की बातें याद करके इसके चेहरे पर नागवारी फैली। इसे मुसलसल बजता देखकर ओके करके कान से लगाया, पर बोली कुछ नहीं। जाशिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लीजी की शर्मिंदा आवाज़ आई। जी फिर भी कुछ ना बोली। जी प्लीज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत गलत कहा तुमसे, तुम्हें हर्ट किया। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में यूँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ जी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा तुम्हें हर्ट करके। कहने के साथ वो रो पड़ी, जिस पर जाशिया घबरा गई। इड्डी तुम मोहतरमा। लीजी तुम रो तो ना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हाँ वक्ती गुस्सा था, पर अब तो वो भी बिल्कुल नहीं है। तुम सच कह रही हो ना जी? इसने तस्दीक चाही। हाँ मैं सच कह रही हूँ। जी हमेशा की बेवकूफ़, पहले मिशा के जाल में फंस गई, अब लीजी के। तो क्या मैं अपने फार्म हाउस पर पार्टी दूंगी तो तुम आओगी? लीजी अपने मकसद की तरफ आई। लीजी यार मैं वहाँ नहीं आ सकूंगी, वो बहुत दूर है। जाशिया परेशान होगी। मुझे पता था, तुमने मुझे अपने दिल से माफ़ नहीं किया। अगर किया होता तो ज़रूर आती। नहीं लीजी ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है जी? इंसान से गलतियां हो जाती हैं। वो फिर रोने का नाटक करने लगी। ओह अल्लाह, ये रोने का नाटक कैसे कर लेती हैं नकली आंसू वगैरह, हमसे तो असली नहीं निकलते। अच्छा तुम फिर से ना रो, मैं आने की कोशिश करूँगी। अब ये ना कोई कहे कि इस दिन वीडियो में कौन रो रहा था। इसने जल्दी से कहा, जिस पर लीजी खुश हो गई। थैंक्स स्वीटी, आई लव यू। आने की कोशिश नहीं करनी, आना है, वरना अगर तुम ना आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हैं
ये क्या पढ़े हम नावल में? ऐसे डायलॉग तो लड़के बोलते हैं, बहुत पुराने अब ये डायलॉग हो गए हैं और लड़के बोलते हैं ऐसे, बोल भी दे तो। वो कह के काल काट गई, वो सदमे में आ गई। कोई ऐसे भी कहता करता है? इतनी सी बात पर इसने जाने का फैसला किया, कहीं वो सच में ऐसा ना करते। इतनी वो तुमसे मोहब्बत मियाँ बीवी वाली। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। जब टाइम ज़्यादा होने लगा तो वो उठी, दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद की और बेड पर आकर लाइट ऑफ करके सोने लगी। इसे अभी आंखें मूंदे कुछ ही देर हुई थी जब इसने अपनी गर्दन पर किसी की तेज सांसें महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई इसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा हो। इसने घबरा कर आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। अपने माथे पर आए नन्हे नन्हे कतरों को हाथ की पुष्ट से साफ करने लगी। कमरे में फैली हल्की रोशनी में इर्द गिर्द देखने लगी, फिर हाथ बढ़ाकर पूरा कमरा रोशन कर दिया। बेड से उतर कर पूरे कमरे का जायजा लेने लगी, पर कोई नहीं था। खिड़की दरवाजा भी बंद था। वो कमरे के बीच खड़ी थी। शायद मेरा वहम हो, कहती वो आगे बढ़ने लगी, पर बढ़ ना सकी। वो किसी के हिसार में कैद थी। वो सर से पांव तक लरस गई। फिर से किसी की सांसें अपने ऊपर महसूस हुई। वो फिर से हिलने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम गई। खौफ से इसका चेहरा सफ़ेद हो गया, पोर कांप उठा। हाथ पीछे को बंध गए। अब सिर्फ मुंह ही था जिससे चलाकर अपना बचाव कर सकती थी, पर वैक्स तो इसकी हर बात पहले जानता था कि वो क्या करने वाली है। वो चीखती चलाती इससे पहले ही इसके नाजुक होंठों पर किसी का मजबूत हाथ इसका मुंह कैद कर गया। वो बगैर आवाज़ के रोने लगी। रात के 2 बजे कमरे के बीच वो कैदी बनी खड़ी थी। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ महसूस हो रहा था जिसकी वजह से इसकी आधी जान निकलने को थी। वो अंदर ही अंदर अपने माँ बाप को चला कर पुकार रही थी, पर इन्हें ये वहमो गुमा भी नहीं होगा कि इस वक्त इनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। जाशिया रोती तड़पती खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिशों में जारी थी। ऐसी में भी वो पसीने में भीग गई थी। जब कुछ भी ना कर सकी तो खुद को बेबसी से छोड़ दिया। इसके ऐसा करने पर वैक्स, जो मुसलसल इसे काबू में कर रहा था, मुस्कुरा दिया। आखिर हिरनी आ ही गई भेड़िए के हिसार में। अल्फाज इसके कानों में पड़े, पर वो होश में होती तो समझती। वो तो खौफ से सारे हवास खो बैठी थी, सिर्फ डरी हुई हिरनी की तरह रोते हुए यहाँ वहाँ देख रही थी। जब वैक्स ने इसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, साशिया के पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। वो सुर्ख नाक और सुनहरी आंखों से नफी में गर्दन हिलाने, पर वो वैक्स ही क्या जिसे कुछ बेबसी दिखे किसी की, वो इसे नज़रअंदाज करता इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। जशिया की खुशबू ने जैसे इस पर नशा कर दिया था। जशिया ने एक दूसरी कोशिश करने के लिए सर को झटका दिया, जिस पर वैक्स को गुस्सा आने लगा। इसने इसके बालों से पकड़कर सर झटके से पीछे किया। मुंह पर हाथ ना होने की वजह से एक जोरदार चीख निकली। मामा! इसके साथ ही वैक्स ने अपने होंठ इसके होंठों पर रख दिया। ये आखिरी निमिष था जो इसने महसूस किया। फिर वो अपने होश और हवास खो बैठी। वैक्स ने इसे बेड पर डाला और वो इस पर चादर डालकर गायब हो गया। मिसिस कार्थन, जो सोई हुई थी, अचानक जाशिया की चीख पर हड़बड़ा कर उठी और तेजी से इसके कमरे की तरफ भागी। जी बेटा, तुम ठीक हो? इसने दरवाज़ा नॉक करते पूछा, पर कोई जवाब ना आया। जी बेटा, दरवाज़ा खोलो। तब भी कुछ जवाब ना आया तो वो दूसरी कीज़ ले आई। दूसरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो वो सामने ही सोई हुई थी। कमरा रोशन था, खिड़की दरवाज़ा भी बंद थे। शायद नींद में डर गई हो, वो खुद से कहती चलकर इसके पास आ बैठी। जाशिया का चेहरा सुर्ख आंसू से भीगा था। मिसिस कार्थन ने इसका चेहरा साफ किया और माथे पर बोसा दिया। फिर कुछ देर बैठी रही। इसके बाद लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करती चली गई। पता नहीं क्यों मुझसे हर कोई इतना जल्दी डर जाता है, कहने के साथ ही एक कहका लगाया। वो बेड पर बैठा था, अपने बालों में हाथ फेर कर जाशिया की हालत पर हंस रहा था। बेटा वैक्स, तेरा क्या होगा फ्यूचर में? कहने के साथ ही बाहें फैलाकर बेड पर गिर गया। ये एक छोटा मगर खूबसूरत खुशहाल गांव था, जहां माइकल और इसका दोस्त कार्थन रहते थे। माइकल एक स्कूल टीचर था और कार्थन शहर में काम करता था। माइकल का एक बेटा था वैक्स, और कार्थन की एक बेटी जाशिया। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। वैक्स और जाशिया दोनों की आंखें सुनहरी थी। गाँव के पास ही घना जंगल था और बुलंद पहाड़ थे। वैक्स एक होशियार बच्चा था, पढ़ाई और खेल में सबसे आगे होता था। गाँव में सबका लाडला था, जितना खूबसूरत था इतना ही हर किसी की मदद करने वाला। जाशिया में इसकी जान होती थी। वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। वैक्स या जाशिया से 5 साल बड़ा था। माइकल ने एक दिन एक जख्मी बच्चे को घर लाया। इसकी हालत बहुत खराब थी, जिसका इलाज करने के बाद जब वो ठीक हुआ तो इससे इसका पूछा गया, जिस पर इसने बताया कि इसका कोई नहीं है और जंगल में इस पर जानवरों ने हमला कर दिया था, जिनसे बचते बचते वो इतना जख्मी हो गया। माइकल को इस बच्चे पर बहुत रहम आया, जिस बच्चे से इसने इसे अपना बेटा बनाकर अपने घर में रखा और इसको मार्क नाम दिया।
वैक्स और राशिया बहुत खुश थे कि इनका एक और दोस्त आ गया, पर मार्क बहुत गुमसुम रहता था, किसी से बात नहीं करता था। अचानक गांव से बच्चे गायब होने लगे और वो कहाँ गायब हो जाते थे किसी को पता नहीं चलता था। लोग इस वजह से काफ़ी खौफजदा हो गए थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी, कोई दूर नहीं जाता था। फिर सब अपने घरों में ही खेलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मार्क भी इनके साथ खेलने लगा, पर वो सिर्फ राशिया के साथ खेलने चाहता था, जो वैक्स को कतई मंजूर नहीं था। इसलिए वह वैक्स से काफ़ी चिढ़ता था, जो वैक्स कभी महसूस कर ना सका। एक दिन वैक्स और राशिया खेल रहे थे। राशिया चुप गई तो वैक्स इसे ढूंढ रहा था, जब एक अनजान आदमी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर जंगल की तरफ ले गया। वैक्स ने काफ़ी कोशिश की खुद को आज़ाद करवाने की, पर इस हट्टे कट्टे मर्द से मुकाबला ना कर सका। वो इसको ऐसे ही उठाए। जंगल में एक जख्मी शख्स जो बंद आंखें किए दरख्त से टेक लगाए बैठा था, इसके जगह जगह से खून बह रहा था। वो आदमी इसे लेकर इसके आगे सर झुकाए खड़ा हो गया। सरकार, हम बच्चे को लेकर आए हैं, इस आदमी ने इस जख्मी शख्स से कहकर वैक्स कहा। आई थिंक वैक्स तो इसकी हालत देखकर ही परेशान हो गया और इस आदमी के हाथ में काट कर खुद को छुड़वा के इसके पास आया और इससे कहने लगा, अंकल आप ठीक हैं? आप आए मेरे घर, यही करीब ही है, वहाँ मैं आपकी मदद करके आपको ठीक कर दूंगा। चलो जी। अमूमन यहाँ से भागना चाहिए था, वो उसी के पास तो तुम्हें लेके आया और तुम खुद हाथ कटवा के उसी के पास चले गए। गधा कहीं का, बहुत चलाक था, बहुत ही चलाक ज़्यादा। वैक्स अपने यहाँ लाने का यही मकसद समझा था। इस जख्मी शख्स के पास बैठकर बोला और इस खड़े शख्स से कहा, जो उदासी का पुतला बना खड़ा अपनी सरकार को देख रहा था, आप देख क्या रहे हैं? इसे उठाने में मदद करें, घर में हम इसका इलाज करेंगे। इसके कहने पर जख्मी शख्स ने अपनी नीली आंखें खोलकर मुस्कुराकर इसे देखा, फिर अपने सामने खड़े आंसू बहाते आदमी को, जिस पर वो भी उदासी से मुस्कुरा दिया। नहीं बच्चे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। वैसे भी मेरे बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, फिर भी मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस जख्मी शख्स ने वैक्स से कहा, जिस पर वैक्स ने फौरन ही हाँ में सर हिला दिया। अब बच्चे पूछोगे नहीं मैं कौन हूँ? वो शख्स फिर बोला, नहीं अंकल, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप चलो हमारे घर। वैक्स फिर से कहा, बच्चे मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होने वाली है, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी। इस शख्स ने संजीदगी से कहा, जिस पर वैक्स को भी मुतवज्जा होना पड़ा। मैं एक भेड़िया हूँ, सबसे ताकतवर और शक्तियों वाला। अच्छा, शक्तियों वाला, हमें मतलब शिकायतों वाला। इसके कहने पावरफुल और शक्ति एक ही होता है, हिंदी का वर्ड होता है शक्ति और उर्दू का वर्ड होता है ताकतवर। इसके कहने पर वैक्स को बिल्कुल यकीन नहीं आया जो इसके सामने चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसे लगा ये शख्स पागल है, कोई इंसान भेड़िया कैसे हो सकता है? इसने दिल में सोचा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है वैक्स, पर मेरे बाद तुम इस भेड़ियों के सरदार बनोगे। मैं तुम्हें अभी यकीन नहीं दिलाऊंगा, वक्त तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। और याद रखना, हमने भेड़ियों का सरदार चुना है, मिलकर ही लिखा है आई थिंक, या मगर, और तुम हमारे इस फैसले को अपनी बुलंदियों पर ज़रूर पहुँचाओगे। और फिर रुका, गहरा सांस लेकर बोलने लगा। इसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। तुम्हें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि तुम्हारा मकसद सिर्फ विलनस को मारना होगा। वो एक शैतानी ताकतों वाला एक वैम्पायर है, सबसे बड़ा और ताकतवर, खतरनाक। वो खुद ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। इसके सीने में लगा हमारा खंजर इसे तुम तक लाएगा। इस पर हम दोनों भेड़ियों ने हमला किया है, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो गया है, पर अब इस पर तीसरा वार तुम करोगे, जिससे इसका खात्मा होगा। वह एक मासूमों का खून पीने और लंबे फरों वाला वैम्पायर है, पर इसकी ज़्यादा तवज्जो इस इंसान पर होती है जो भेड़ियों के दिल के करीब होगा। और इसके साथ काफ़ी दगाबाज भेड़िए भी साथ हैं, जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की हर वो कोशिश करेंगे जिससे तुम टूट जाओ और अपने मकसद से लड़खड़ा जाओ। और मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे, और मेरी दुआ भी है तुम अपनों की हिफाजत कर सको। मुझे माफ़ करना बच्चे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, पर शायद कुदरत ही इस शैतान को तुम्हारे हाथों ख़त्म करवाना चाहती है। अच्छा, वो एक अनजान बच्चे को वहाँ पे लेके जा रहे हो, तो भाई तुम्हारे पूरे कौम में कोई नहीं है? इसने कहकर दूसरे आदमी को इशारा किया जो वैक्स के पीछे आ गया और इसके मुंह पर मजबूती से हाथ रख दिया। वैक्स ने फड़फड़ा कर इसके हाथों में अपने छोटे छोटे नाखून गाड़ दिए, पर इसका हाथ ना हटा। पर फिर इसकी जान तब निकली जब वो शख्स जिससे वो हमदर्दी कर रहा था, इसके मुंह से लंबे नोकदार दांत निकले और इसके पूरे जिस्म पर काले बाल आ गए थे। ये देखकर वैक्स चिल्लाना चाहता था, पर वो कुछ ना कर सका, और इस जख्मी शख्स ने अपने लंबे नोकदार दांतों से इसकी गर्दन पर काट दिया। फिर बंद होती आंखों से इसने इस जख्मी आदमी को खाक होते देखा और खुद को किसी के बाजों में। वैक्स को होश आया
तो इसने देखा वो अपने घर में था, पर ये देखकर इसे हैरत का झटका लगा जब सब इसके पास और कुछ दूर बैठे परेशानी से इसे देख रहे थे। इसकी माँ रो रही थी और बाप इसे होश में आते देख इसकी तरफ लपका और एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे इसके मुंह से खून आ गया। कारथन ने इसे पकड़ लिया, वरना वो इसे लोगों के बजाय अपने हाथों से मार देता। छोड़ो मुझे कारथन, मैं इसका खून कर दूंगा। इसने इतने मासूमों की जान ली है, ये एक जानवर है। लोगों के बजाय मैं इसे मारना पसंद करूंगा। वो कहता फूट फूट कर रो दिया और जमीन पर बैठता चला गया। वैक्स अपने बाप की हालत और इल्जाम पर मरने जैसा हो गया था। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा, वो रोते हुए कहने लगा। जब एकदम माइकल धाड़ा, बंद करो अपनी बकवास, तुम एक जानवर हो, एक भेड़िए हो। तुमने इतने बच्चों की जान ली है, बाहर सब तुम्हें खत्म करने मारने के लिए खड़े हैं। क्या करूं मैं तुम्हारा? कैसे अपने हाथों से दूं तुम्हें इन लोगों को जिनके तुमने बच्चों को नोचा है? कैसे देखूं तुम्हें कुचलते? वो रोता चलाता वैक्स से कह रहा था। वैक्स की माँ बेहोश हो गई। जाशिया भी समझ नहीं रही थी कि वो इसके दोस्त को भेड़िया क्यों कह रहे हैं। वो भी सबको रोता देखकर रोने में मसरूफ थी। कोई वैक्स की बात सुनने को नहीं था। सब कह रहे थे इसने इतने खून किए हैं, पर वो तो जब बेहोश हुआ था, फिर अब होश में आया था। भला वो कैसे किसी मासूम की जान लेगा? फिर कारथन और इसके बाप ने मिलकर इसे रातों रात ही बेगाना ही सही समझा। आखिर बाप था, कुछ भी हो अपने बेटे को यूं लोगों से कुचलता नहीं देख सकता था। और बेटा भी एक ही। मार्क को भी वो अपने बेटा समझता था। इसके साथ ऐसा होता तब भी वो यही करता। देखो जी, पता नहीं क्या करता। दिन को लोगों से कह दिया कि इसे अभी होश नहीं आया है, पर जब रात हुई तो इसके बाप ने रोते ज़बरदस्ती इसकी माँ के सीने से इसे खींच कर अलग किया। वो रोता रहा, इसने किसी को नहीं मारा। चीखता रहा, पर इसके बाप ने इसकी एक नहीं सुनी और इसे घर के पिछले दरवाजे से भागने का कहा। जाशिया इससे चिमट गई। वो अपने दोस्त को कहीं नहीं जाने देगी कहती रोती रही, पर माइकल ने इसे वैक्स से अलग कर दिया और इसे जाने का कहा। वो नहीं जाना चाहता था। इसे डर लग रहा था अपने माँ बाप की इच्छाओं से अलग होकर, पर इसे जाना पड़ा क्योंकि माइकल ने खुद को मारने की धमकी दी थी। मार्क एक साइड पर खड़ा सब कुछ खामोशी से देख रहा था, जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई मरे या जिए, बस सब पर एक अलविदाई नजर डालकर 10 साल की उम्र में रात को अंधेरे में अपने घर की दहलीज पार की। पीछे दोनों घरों में कोहराम मच गया था। वो रात के अंधेरे को अपनी टॉर्च की रोशनी से चीरता आगे बढ़ा था, जब पीछे से लोगों की पैरों और पकड़ो इसे की आवाज़ें आई। वैक्स ये सब देखकर डर गया और रोता अपने माँ बाप को चिल्लाता पुकारता भागने लगा। वो लोग तेज भाग रहे थे, इस तक पहुंचने वाले थे। वो इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर भागा। फिर मामा की पुकार के साथ वो गिरा और टॉर्च इसके हाथ से कहीं दूर जा गिरी। लोग भी करीब आ रहे थे, इसीलिए वो टॉर्च को छोड़कर ऐसे ही भागा। अंधेरे में वो बिना देखे तेज तेज भाग रहा था, जब एक आखिरी पुकार के साथ वहाँ एक माँ की सांसें टूटी। यहाँ वैक्स इस गांव में अपनी आखिरी माँ बाप की पुकार के साथ अंधेरे में ना दिखने वाली खाई में जा गिरा। वैक्स के मरने के बाद बात पूरे गांव में फैल गई। इसका बाप बिल्कुल सिर्फ सांस लेने वाला मुर्दा वजूद बन गया। वही कारथन भी टूट चुका था या चुकी थी, पता नहीं। कारथन अच्छा टूट चुका था। वो गिरने से बेहोश हो गया था, पर फिर जब इसे होश आया तो वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। वो घबरा कर उठ बैठा और रोने लगा। जब उसके कान में एक आवाज़ आई, रो नहीं बच्चे, तुम अपनी दुनिया में हो, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। इसने जल्दी गर्दन मोड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही था, इसे जख्मी शख्स के पास ले जाने वाला। वो एकदम गुस्से में आ गया। क्यों काटा था मुझे इसने? क्यों मरवाए मुझसे बच्चे? क्या गुनाह किया था इन बच्चों ने? वो कहता रो पड़ा। शायद सबके कहने पर वो भी अपने आप को समझ रहा था कि इसने बच्चों को मारा है। पहली बात, तुमने इन बच्चों को नहीं मारा, और दूसरी बात, तुम हमारे सरदार हो। तुमसे चाहकर भी किसी बेगुनाह का खून नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। वो जिद करने लगा। अगर तुम वहां गए तो लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी। फिर इस डर से वैक्स यहीं रहने लगा, अपनों से दूर। काफ़ी वक्त गुजर गया। वैक्स अब 19 साल का हो गया था। इस वक्त में इसने काफ़ी कुछ जान लिया था अपने बारे में और अपनी हकीकत को भी तस्लीम कर चुका था। वो एक सबसे ताकतवर और चालाक भेड़िया था। इसकी नीली आंखों में जादू भी था। एक दिन इस आदमी की मौत होगी तो वैक्स को आज़ादी मिली अपने माँ बाप से मिलने की, जाशिया को देखने की। इसने वो लम्हा ना गुजारा हो जिसमें इनको याद ना किया हो। वो अपनी तैयारी करके अपने गांव के लिए निकला। वो काफ़ी बदल चुका था, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। इसकी सुनहरी आंखें नीली हो गई थी, जिससे तो बिल्कुल इस वैक्स से दूसरा लड़का लगता था। वो खुशी खुशी दिल में काफ़ी जज्बात लिए यहाँ पर आया। अपना गांव देखकर इसकी आंखें लाल होगी। सिर्फ मैदान ही मैदान था। वो दाढ़े मारने लगा, ज़मीन पर बैठा रोने लगा। इसका दिल इस बात पर दर्द करने लगा था कि अब वो कहाँ ढूंढे इन्हें।
वो भी ज़मीन पर बैठा था जब इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और साथ ही आवाज़ आई, वैक्स। इसने अपनी सुर्ख आंखों से देखा तो वो कोई ग्रे आंखों वाला लड़का था। इसकी आंखों में आंसू थे। इसके दिमाग में धमाका हुआ। मार्क, वो कहता इसके गले लग गया। इसे अपने माँ बाप से मिलने की किरण नजर आई। मार्क, यहाँ से सब कहाँ चले गए? इसने रोते हुए पूछा तो मार्क गम और करब से इसे देखने लगा। कुछ देर के बाद वो मुंह मोड़े इसे सब कुछ बताने लगा। जब इसे वैक्स की रूह फना होती जा रही थी, वैक्स, तुम्हारे जाने के दुख में ममा तो इस रात ही चल बसी थी, पर फिर जब तुम्हारे मरने की बात गांव वालों की ज़बानी डैड पता चली, जिससे डैड भी जिंदा लाश की तरह हो गए थे। फिर ये बात भी खुल गई कि वैक्स पर जो बच्चे गायब करने का इल्ज़ाम लगाया था, वो वैक्स ने बच्चे नहीं मारे थे, बल्कि वो रुका, फिर बोला, अंकल कार्थन ने दूसरे भेड़ियों से गायब करवाए थे। और जब वो ये बात खुल गई गांव में, तो इसने भेड़ियों से गांव वालों पर हमला करवा दिया और कोई बच ना सका। हर जगह खून और चीखें थी। मैं कैसे भी करके डैड को बचा कर निकला, पर वो ज़्यादा चल ना सके और मुझे कसम दे कर जाने का कहा। मैं नहीं जाना चाहता था, भेड़िए भी करीब आ रहे थे, फिर मुझे मजबूर होकर जाना पड़ा, पर फिर भी खुद ना बचा सका भेड़िए के हमले से, और आज मैं खुद एक भेड़िया हूँ। मार्क ने आंसू बहाते हुए सारी कहानी से बताई। वैक्स जो साकित खड़ा था, आप लोग जंगल में ना जाइएगा, वरना आप लोग भेड़िए बन गए तो। वैसे कि फैंटेसी बेस्ड नावल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो बस हम मजाक कर रहे हैं। फैंटेसी में बंदा कुछ किसी को कह भी नहीं सकता, नहीं ऐसा तो नहीं होता, फैंटेसी में कुछ भी लिख दो। खैर, वैक्स जो साकित खड़ा था, मुर्दापन से सब कुछ सुन रहा था, एकदम धाड़ा, जिसे मार्क दूर जा गिरा। तुमने क्यों मेरे बाप को छोड़ा? क्यों? वो मार्क को बुरी तरह पीटने लगा। फिर मार्क ने इसे खुद से दूर किया। इसे यकीन नहीं हो रहा था वैक्स इतना ताकतवर होगा। वो भी धाड़ा। तो क्या करता मैं? उन्होंने खुद ही चले जाने को कहा। मार्क गुस्से से कहता चला गया, चेहरे पर से खून साफ करता। वैक्स वहीं जमीन पर रोता बैठा रहा। फिर एक कसम से जमीन को चूम कर कहा, जिसने भी आप लोगों को मिटाया, ऐसे ही मैं इसे मिटाऊंगा इस दुनिया से, जरे जरे कर दूंगा इसके। फिर काफ़ी साल बाद इसे जाशिया मिली। ये देख इसे झटका लगा कि मार्क भी इसके साथ था। इन दोनों के बारे में मालूम करवाने पर पता लगा दोनों दोस्त हैं और इनकी दोस्ती को 2 साल हो गए हैं। फिर एक दूसरे के दिल में जज्बात रखते हैं। ये सब वैक्स को आग लगाने के लिए काफ़ी था। इसने जाशिया को हमेशा अपने लिए सोचा था। इसके दिल में हमेशा अपने लिए जज्बात देखना चाहता था, पर यहाँ तो वैसे याद नहीं थी। इसने सोचा था अगर मार्क जो कह रहा है वो सच होगा, तो वो कार्थन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद जाशिया को इस सब से दूर ले जाएगा, जहां इन दोनों के अलावा कोई ना हो। पहले इसे कार्थन चाहिए था, पर मार्क को तो पता है कि जाशिया कार्थन की बेटी थी। अगर वो इसे मिल गई थी तो इसे क्यों नहीं बताया? वो खुद पर मार्क का एक जाल महसूस करने लगा। इसने जाशिया को तो इससे अलग कर दिया। अब सिर्फ कार्थन से सब कुछ जानना था, पर वो पता नहीं कहाँ था, किस शहर में था, पता ही नहीं चल रहा था। अब इतना इसे पता था मंजिल के करीब है वो। मार्क गुस्से से पागल हो रहा था। वैक्स ने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। इसे मीशा की लाश को जाशिया की लाश कह दिया था, और वो इतना बेवकूफ़ निकला, इसे पहचान ना सका। इतने सालों बाद, इतनी मेहनत के बाद इसने जाशिया के दिल में कुछ जज्बात पैदा किए थे, वो भी वैक्स ने ख़त्म कर दिए होंगे। पर वैक्स, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आखिरी बाजी होगी, जी या तेरी या मेरी। वो कहता शैतानियत से कहका लगाया, अब सिर्फ आखिरी शिकार करना होगा कार्थन। हा हा हा। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। इसके अंदर तक बेसुकूनी फैली हुई थी, जिसकी वजह जाशिया थी। काफ़ी दिनों से यूनी नहीं आ रही थी। पता करने पर मालूम हुआ वो शदीद बुखार में है। इसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो इसे देखना चाहता था, इसे मिलना चाहता था, पर कैसे करता? अगर पिछली दफ़ा की तरह गया तो पहले तो वो बुखार में आई थी, अब पता नहीं क्या हो जाता। क्या करूं, कोई रास्ता मिल जाए, पर कैसे मिले? वो खुद से बोला, क्यों ना मैं इसे अब कुछ सच बता दूं कि मैं इसका वैक्स हूं। इसने सवाल किया, नहीं वैक्स, क्या पता वो फिर से तुमसे दूर हो जाए, क्या पता वो भी तुम्हें इन बच्चों का कातिल समझती हो। इसके दिमाग ने जवाब दिया, नहीं वैक्स, वो तुम्हें ऐसा नहीं समझती होगी। वो तुम्हारी जी है जो हर दर्द में तुम्हारे साथ थी, और फिर आज नहीं कल तो तुम्हें सब कुछ बताना है। दिल की बात पर वो राजी हो गया। दिमाग अपना मुंह लेकर चुप हो गया। वैसे भी इसकी चलती कहाँ थी जी के मामले में, और हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। वो बड़बड़ाता दिलकश अंदाज में मुस्कुराता हुआ सुकून से बैठ गया। बेचैनी कहीं गायब हो गई थी। इसके अंदर तक सुकून था। बी रेडी जी, आ रहा है तुम्हारा वैक्स तुम्हें अपना बनाने। अब इसको सिर्फ रात का इंतजार था। क्यों दिन में नहीं निकल सकते तुम? वो बिना आवाज़ के खिड़की से अंदर आया। कमरे में एक नज़र डाली तो वो कमरे में नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ये कौन सा टाइम है बात लेने का? वो बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर बोला, और कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब वो सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया था। जब पानी गिरने की आवाज़ बंद हुई तो वो बिना आवाज़ किए बाथरूम की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। जी को मिसिस कार्थन ने शावर लेने को कहा था। वो 3 दिन से बीमार थी। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी बुखार में, छोड़ो मुझे। वो खुद इस रात को जो हुआ इसे ख्वाब समझती थी। वो जैसे बाथरूम से बाहर निकली
बोली। पीछे से वैक्स ने इसे घेरे में लेकर मुंह पर हाथ रख लिया। इसके डरने से पहले इसे आईने के सामने ले आया। जाशिया वैक्स को अपने कमरे और इतने करीब लेकर गुस्से से लाल पीली हो गई थी। चिल्लाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देने आया हूँ, और अगर तुम चिल्लाई तो जो यूनी में तुम्हारे साथ किया इससे भी कुछ बड़ा या बुरा कुछ भी आएगा, कर जाऊंगा। वह इसके भीगे चेहरे को आईने में देखता कान में सरगोशी करने लगा। इसके कहने पर जाशिया जो चिल्लाकर अपनी मामा को बुलाना चाहती थी, एकदम बोलती बंद होगी इसकी। वैक्स ने आयशा से इसके मुंह से अपना हाथ हटाया और अपनी धमकी के काम पर मुस्कुराने लगा। फिर इससे दूर हटकर खड़ा हुआ और इसका रुख अपनी तरफ किया। जाशिया इसे नहीं देख रही थी। इसकी नज़रें दरवाजे पर थी कि काश इसकी माँ आ जाए और इसे वैक्स की हरकतों से बचा ले। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, वो नहीं आ सकेंगी, वो शरारत से कहता हंसने लगा। फिर एकदम चुप हुआ और जाशिया आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देख रही थी, जिससे वैक्स के अंदर हलचल सी मच गई। अब अगर ऐसे देखती रहोगी तो मुझ पर इल्ज़ाम मत देना कि मैंने कुछ गलत कर दिया। वो इसकी बात समझकर सुरख होगी, एक झटके से पीछे हटी, जिससे इसके भीगे बालों की बूंदें वैक्स के चेहरे पर लगी। वो अपने भीगे सुनहरी बाल और भीगे सुरख चेहरे के साथ ऐसी लग रही थी कि किसी को भी तबाह कर सकती थी। वैक्स ने अपने आप को संभाला और नजरें फेर कर अपनी बात की तरफ आया। मैं जो पूछूंगा क्या तुम मुझे इसके सही जवाब दोगी? वैक्स ने इससे सवाल किया, जिस पर जी ने नफ़ी में सर हिलाया और जल्दी से जाने लगी। वैक्स को इस पर गुस्सा आ गया और इसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वही हाथ से कमर से पकड़कर खुद से बहुत करीब कर लिया। तुमसे सीधे तरीके से बात ही नहीं करनी चाहिए, अब आएगी अकल ठिकाने। वो इसका चेहरा ऊपर करके बोला। जाशिया इससे जल्द से दूर जाना चाहती थी। अभी इसे यूनी वाला मंजर भी नहीं भूला था। पहले तो यूनी तक पीछे था, अब घर तक आ गया, और वो भी कमरे में। अगर इसके हाथ में पत्थर होता तो इसका सर फाड़ देती। वो खुद को इससे दूर करने लगी। बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही वैक्स ने बंद कर दिए थे। इसकी कमर पर वैक्स की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। वो दोनों हाथ वैक्स के सीने पर रखे इसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। इसका सांस उखड़ने लगा। इसने वैक्स को धक्का दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो सुरख टमाटर हो गई थी जब फिर से वैक्स ने अपनी तरफ खींचा। इसे लगा वो मर जाएगी। अब दोगी जवाब? वैक्स की मुस्कुराती आवाज़ इसके कान में पड़ी। न चाहती हुई भी इसने हाँ में सर हिलाया। इसे वो जहर से भी ज़्यादा जहरीला लगा। क्या कोई ऐसा है जिसे तुम अपना दोस्त मानती हो दिल से? कोई ऐसा जिसे तुम एक पल भी ना भूली हो? कोई ऐसा है जो तुम्हें हर लम्हा याद रहा हो, जिसे तुमने भुलाने की कोशिश ना की हो? क्या कोई ऐसा है जिसे तुम आज भी कहती हो वो तुम्हें मिल जाए? क्या कोई ऐसा दिल के करीब है जिसे सबने गलत कहा हो पर तुमने इसे सच्चा माना हो? याद है क्या तुम्हें जायशा, कोई था जिसका दिल हर लम्हे तुम्हारे करीब रहने को करता था? तुमसे अलग होने का तो इसने सोचा भी नहीं था। क्या ऐसा कोई था? बताओ मुझे सी। इसकी पकड़ में शिद्दत थी। वो कब से अपने बारे में सोच रहा था। इसे डर था कहीं वो इसे याद ही ना हो। जायशा अपनी दर्द भरी आंखों से इसे देख रही थी, एक हमेशा की तरह, जिसके लिए गिरने वाला आंसू आज इस पर ही गिरा था, जिसकी याद पर, जिसकी मासूम बीते पलों पर निकलता था। हाँ था नहीं है। वैक्स वो है। हर गुजरते साल, हर गुजरते महीने, हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे, हर पल वो मेरे साथ है। कोई था नहीं, वैक्स है जिसकी आने की दुआ मैं हर दिन करती हूँ। वो आज भी जिंदा है। वो कहीं ना कहीं है वैक्स। इसे सिर्फ इसकी दोस्त भूल गई है। वो कहती फूट फूट कर रोती बैठती चली गई। वो चीखता रहा, कहता रहा, इसने कुछ नहीं किया। फिर भी इसे अलग कर दिया गया अपनों से। इससे इतनी उम्र में सब खुशियाँ छीन ली गई। इसे जालिमों ने ख़त्म कर दिया। मैं तब भी इंतज़ार करती रही। फिर वो हिचकियों से रोते बताने लगी। फिर इसके भाई ने बताया कि बस इसकी लाश को इसने खुद दफनाया था। पर अब भी मुझे इंतज़ार है, पागलों वाला इंतज़ार है कि एक ना एक दिन वो हर बात को झूठ साबित करके आएगा और कहेगा कि देखो मैं जिंदा हूँ, देखो वैक्स जिंदा। वो रुकी और सर उठाकर इसे देखा। दोनों की नजरें मिली। वैक्स तुम्हें कैसे पता? कि वो मुंह में ही बड़बड़ाई और उठ खड़ी हुई। अब वैक्स से बर्दाश्त होना नामुमकिन था। इसने अपनी आंखें मूंदी। सुकून की एक लहर इसके अंदर तक फैलती चलेगी। वो बहुत पुरसुकून हो गया था कि वो इसे भूला नहीं है। वो इसे कातिल नहीं समझती। इसने अपनी बाहें फैलाई। हाँ जी, वैक्स जिंदा है, तुम्हारा वैक्स जिंदा है। इसने भी तुम्हारी तरह हर पल असियत में गुजारा है। अब मार्क, तुम्हारा जाल टूट गया। अब तुम किसी की जिंदगी को यूं तबाह करने के लिए नहीं बचोगे। इसने दिल में एक अज़म किया। वो बेयकीनी से इसे देखती रही। क्या कभी ऐसा भी होता है कि जिसके लिए आप रोज़ दुआएं मांगे और इसकी आने की एक भी किरण नजर ना आए, फिर अचानक वो आ जाए? वो एकदम इसके सीने से लगी और रोती चली गई। अच्छा, तुमने तो कोई सबूत भी नहीं मांगा। मैक्स इसे अपने भेड़िए से लेकर हर बात इसे बताने लगा, सिर्फ इस पर किए हमले और मार की गद्दारी के। वैक्स मुस्कुराता हुआ इसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब इसके आंसू फिर भी ना रुके तो वैक्स ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरकर अपने सुरख लबों से इसका बहता समुद्र अपने अंदर उतारने लगा। इसकी हरकत पर इसके आंसू एकदम रुके और वो ब्लश करती चेहरा अपने हाथों में छुपा की। इस पर वैक्स का हल्का सा कहका लगा था। वैक्स, चलो मामा से मिलो, वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। वो मिलेंगी तो मेरी तरह इसे भी शौक लग जाएगा। पापा तो बहुत खुश होंगे, पर वो आएंगे
पता नहीं कब। वैक्स को पता था कार्तन के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। वैक्स का फ़ोन बजने लगा। इसने एक नज़र जाशिया को देखा, इसके माथे पर लब रखे और बोला, अब जल्द ही मिलेंगे, हमेशा एक होने के लिए। वैक्स को कोई जाशिया से अलग नहीं कर सकता और आंटी और अंकल से भी जल्द ही मिलेंगे। मोबाइल पर वैक्स के आदमी थे जिनको इसने कार्तन को ढूंढने के लिए भेजा था और कार्तन मिल गया था। इसके फ्लैट पर इसके आदमियों के साथ था। वो एक नज़र जाशिया पर डालकर जिस रास्ते से आया था इसी से चला गया। पता चल गया वो रास्ता खिड़की है। और अगर किसी के कमरे में खिड़की ना हो तो फिर वो रास्ता क्या हो सकता है। आज फिर वो अपनी बदसूरत शक्ल के साथ लीजी के सामने था वो थर थर काँप रही थी। इसने कहा था कि वह जाशिया को यहाँ बुलाए। इसने काँपते हाथों से जाशिया को कॉल मिलाई। जी जो वैक्स के जाने के बाद बैठी इसके बारे में सोच रही थी जब लीजी का नंबर इसकी मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाने लगा। इस दिन के बाद आज इसकी कॉल आ रही थी। ओके जी, इसका दिल तो नहीं कर रहा था कॉल पिक करने को, पर इसने किसी को इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता था इसने ओके करके कान से लगाई और हेलो कहा। जी प्लीज़, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़, जल्दी आना। इसने जगह का नाम बताया जो एक सुनसान और जंगल के करीब थी और रात में तो वो और भी खौफनाक होगी जगह। और लीजी वहाँ क्या कर रही है, ये सवाल इसके दिमाग में आया। पर तुम वहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? इसको तो सोचते ही खौफ आ रहा था जगह से। मैं तुम्हें बताऊँगी, प्लीज़ जी जल्दी। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले इसकी चीख निकली जो जाशिया को यहाँ पर ही हिला कर रख गई थी। इसके साथ ही इसकी कॉल कट गई। जाशिया मोबाइल बेड पर फेंक कर जल्दी से भागी, अपनी माँ को भी बताए बगैर गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ भगाने लगी, बगैर ये सोचे कि वो एक लड़की है, लीजी को क्या बचाएगी। और ये भी बगैर सोचे कि भाई किसी को बता के ही चले जाओ, किसी को बताना ज़रूर। जब भी आप बाहर निकलते हैं ना, ये हमारी सजेशन है कि किसी को लास्ट में बता के चेक करें, बेशक किसी को भी बता दें। लीजी जो जाशिया से बात कर रही थी, इसे यहाँ बुलाने की कोशिश कर रही थी। विलनस का काले नाखूनों वाला हाथ अपनी कमर पर महसूस करके इसकी चीख निकल गई थी और मोबाइल हाथ से गिरकर टूट गया। वो खुद को कोस रही थी जब इसे विलनस से दोस्ती की और इसी दिन विलनस का भयानक चेहरा सामने आया और वह बिल्कुल इसके कैद में आ गई थी। फिर इसका जो भी बुरा काम होता वो लीजी ही करती इसके डर से। अब तक वो बची हुई थी क्योंकि इसे जाशिया को फंसाना था, पर अब वो भी आ रही थी। अब वो बच पाएगी या नहीं। विलनस वैक्स को कमज़ोर करके मारना चाहता था जिसे इसने दूसरे भेड़ियों के साथ किया था। इनकी कमज़ोरी इनके अपने होते हैं और इनको ही ख़त्म करके भी इन्हें ख़त्म करता था। वह थर थर काँप रही थी, अपने बचने की दुआ कर रही थी, पर यह भूल गई थी कि अपने आप को बचाने के लिए इसने कितनी मासूमों की जान ली थी। हर बार वह कैसे बचती। अब तो विलनस का काम भी पूरा हो गया था। अचानक इसके लंबे काले दांत लीजी के गर्दन में घुस गए। इसकी चीखें पूरे माहौल को और खौफनाक बना गई थी। वैक्स जो अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था, अचानक इसका दिल घबराने लगा। वो तेज़ी से धड़कने लगा। इसे बेचैनी से महसूस हो रही थी। इसके मुंह से खुद ब खुद जाशिया का नाम निकला। जी, क्या वो ठीक है? कहीं विलनस? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। इसे पता था विलनस कुछ भी कर सकता है इसे मारने के लिए। फिर भी वो खुद को तसल्ली देने लगा। वो कर सकता है कुछ भी, मुझे जाशिया के पास जाना होगा, वो खुद से बोला और मोबाइल निकाल कर अपने आदमियों से कह दिया कि कार्तन को छोड़ दें और खुद भागने लगा जाशिया की तरफ। जब इसके ऊपर विलनस की शक्ल के वैम्पायर्स अपने बड़े परों से मंडलाने लगे और कुछ ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। ये सिर्फ इसे जाशिया तक ना जाने के लिए था। इसकी नज़र जैसे ही ज़मीन पर गई, चांद की रोशनी में सड़क पर सिर्फ इसकी परछाई थी और इनमें से किसी की भी नहीं थी। मतलब विलनस यहाँ इनमें नहीं था। वो जाशिया के पास या जाशिया को इसके दिमाग में सवाल बिखरने लगे। लीजी नहीं, वो चीखा। इसकी चीख आसपास की हर चीज़ को हिला के रख गई। मुझे कैसे भी करके जाशिया तक जाना होगा। इसने आंखें बंद करके कुछ पढ़कर कार्तन के पूरे घर का जायजा लिया, पर वो वहाँ नहीं थी। मतलब वो बाहर थी, पर कहाँ? जाशिया कहाँ हो? वो धाड़ा, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं विलनस तुम्हारी नस्लें कुचल दूंगा। वो ज़ोर से बोला, जिस पर सब परछाइयों का कहका लगा। अब इसे जाशिया तक पहुँचने के लिए दिमाग लगाना था। इसे विलनस की परछाइयों को देख सोचा। इसका चेहरा और आंखें सुर्ख थी। ओके जी, अगर वो गलत रास्ते पर गया तो इसे ये परछाइयाँ कुछ नहीं करेंगी। अगर वो सही रास्ते पर गया तो वो ज़रूर इसे रोकने की कोशिश करेंगी और इसी का ही फ़ायदा उठाकर इसे जाशिया तक पहुंचना था। वो सोचकर भागने लगा। वो परछाइयाँ भी कोई इसे छिपने की कोशिश करती तो कोई आगे आकर हमला करती, पर वो इन सबसे बचता जाशिया की खैरियत की दुआ करता भागता रहा। चांद की रोशनी, दोनों तरफ घना जंगल जिनमें से जानवरों की दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। वो भागता हर चीज़ को चीरता आगे बढ़ा था। आगे दो रास्ते थे, एक पर वो परछाइयाँ रास्ता रोके खड़ी, दूसरा खाली था। वो इस रास्ते की तरफ बढ़ा तो इसे थोड़ा सा रास्ता मिला। इसके दिमाग में आया, नहीं ये नहीं। वो वापस मुड़ा और इस खाली रास्ते पर भागा। पीछे वो भी चीखी इस पर चिपटी। जाशिया तेज़ गाड़ी भगाती लीजी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो अपने घर से काफ़ी दूर आ गई थी। अगर इसके हवास काम करते, अपने आसपास का माहौल देखती तो वहीं खौफ से बेहोश हो जाती, पर इसकी सारी तवज्जो लीजी की तरफ थी। वो कैसे भी करके इस तक पहुंचना चाहती थी। वो सोचों में गुम तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगा रही थी जब एक झटके से गाड़ी रुकी। ये झटका गाड़ी को नहीं, जैसे इससे लगा था। वो परेशान हो गई, काफ़ी चलाने की कोशिश की, पर वो कार स्टार्ट ना हुई।
घबराहट से इसका बुरा हाल था। इस हालत में भी वो लीज़ी की खैरियत की दुआ करती पैदल ही भागी। शाबाश तेरे, हम होते ना कभी ना जाते, पुलिस को भेज देते, कुछ भी हो जाता, मतलब तुम पैदल कैसे जा सकती हो। भागते भागते वो एकदम रुकी। बीच रास्ते में कोई इंसान किसी पर झुका किसी कुछ कह रहा था। रात की स्याही की वजह से इसे काला लगा, पर चांद की रोशनी में मंजर साफ था। आगे साशिया, विलनस की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। वो चौंक उठी। विलनस यहाँ क्या कर रहा है, और वो इसे क्यों झुका हुआ है ज़मीन पर। ऊपर से कैसे पता वो यहाँ आ रही थी सॉरी। लीज़ी कहाँ? इसने तो इसी जगह का कहा था। ऐसे सवाल इसके दिमाग में चलने लगे। विलनस की गर्दन मुड़ी तो जाशिया की चीख निकल गई। वो उछल कर दूर हटी। विलनस की मिर्दे जैसी शक्ल पर काले चीर और लाल आंखें, लंबे दांत जिनसे खून टपक रहा था, और वो जिस पर झुका हुआ था वो लीज़ी की लाश थी जिसमें से वो खून पी रहा था। वो वैक्स को पुकारती वापस पीछे भागी। जब पीछे किसी से टकराई, इसने डरते सर उठाया तो विलनस था। वैक्स प्लीज़ मुझे बचा लो, वो वैक्स को पुकारती। जैसे ही पीछे मुड़ी, एक ठा की आवाज़ के साथ मुंह के बल नीचे गिरी। इसके मुंह से खून बहने लगा। वो मुड़ी और हाथों की हथेलियों की मदद से पीछे हटने लगी। आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। वो सिसक रही, वैक्स को पुकार रही थी। थोड़ी देर पहले जो लीज़ी के लिए दुआ थी, अब वो वही दुआ अपने लिए मांग रही थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है प्लीज़, वो सिसकती कहती पीछे को होने लगी। वैक्स का एक कहका लगा जो इसकी तरह ही खौफनाक था। क्या किया है? वो हंसा। कुछ नहीं किया तुमने, मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए जिसके लिए तुम्हें मारना बहुत ज़रूरी है। मैं तो तुम्हें बहुत आसान मौत देना चाहता था, पर तुम्हें ही शौक था ऐसी मौत का। ज़रा देखो लीज़ी को कितनी आसान मौत दी है, ऐसी तुम्हारी होती पर नहीं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कहता आगे आया तो जाशिया जैसे पीछे हुई। इसका हाथ किसी चीज़ से लगा। विलनस जैसे इस पर झुकने लगा। जाशिया ने एक चीख के साथ वो चीज़ इसके मुंह पर नहीं मारी। वो पत्थर था जो विलनस को लगने से वो अपने मुंह पर हाथ रखकर जाशिया से दूर हुआ, और जी इस मौके का फ़ायदा उठाती विलनस के संभलने से पहले ही बिना सोचे जंगल में भागी। इसके पीछे विलनस भी भागा। वो अंधेरे में कांटों झाड़ियों से लहलहान होती भागती एक बड़े से दरख्त की आड़ में छुपी। इसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी तेज सांसों को बंद कर दिया। वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी, थर-थर कांपती वैक्स के आने की दुआ कर रही थी, पर इसे ऐसी कोई अपने बचने की किरण नजर नहीं आ रही थी। वह बिन आवाज़ के रोती ऐसी मौत से पनाह मांग रही थी। अचानक वैक्स की आवाज़ें इसे आने लगी। वो इसे ही पुकार रहा था। वो इसे आवाज़ देना चाहती थी कि करीबी कदमों की आवाज़ आने लगी। वो रोती नफ़ी में सर हिलाने लगी। विलनस को इसकी खून की खुशबू यहीं से ही आ रही थी। वह वैक्स की आवाज़ सुनता गुस्से से पागल होता, जाशिया को जल्दी खत्म करने का इरादा करके इसे ढूंढने लगा, और वह इसे मिल भी गई, दरख्त के पीछे छुपी हुई। जाशिया जो कदमों की आवाज़ बिल्कुल अपने करीब सुनकर आंखें बंद कर गई थी, जब अचानक इसके पेट में विलनस ने अपने काले लंबे नाखून काट दिए। वैक्स, वो दर्द से चीखी। वैक्स जो विलनस की परछाइयों को खत्म करता अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था, जब इसे पीछे रास्ते में एक लड़की की लाश मिली। दूर से इसकी रूह फना हो गई। इसने समझा जी की है, पर वो लीज़ी की थी। इसकी जान में जान आई। फिर वो उठा। इसे जी की आवाज़ें यहीं से आ रही थी। इसने अपने तेज नज़रों से देखा तो जी का स्कार्फ इसे जंगल की तरफ से मिला। वो बिना वक्त लिए अंदर भागा। वो जी को पुकारता रहा, पर कोई जवाब ना मिला। पर इसे विलनस दरख्त के करीब नजर आया। वो जब तक इस तक पहुंचता इसने जी पर हमला कर दिया था। वैक्स गजो गजब से विलनस के कंधे पर अपने लंबे दांतों को गाड़ गया। विलनस चीखता पीछे हटा जाशिया से। इसकी नाखूनों से जाशिया का खून टपक रहा था, जो वैक्स को हैवान बनाने के लिए काफी था। जाशिया एक झटके से जमीन पर धड़ाम से गिरी। वैक्स के मुंह से जाशिया की पुकार निकली। वैक्स से जाशिया को जमीन पर गिरा देखकर विलनस को अपनी पूरी ताकत से दूर फेंका, और उसके संभलने से पहले जाशिया की तरफ भागा। इसके पास बैठकर इसका सर अपनी गोद में रखा। जी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जी प्लीज आंखें खोलो। वो इसके रुखसार को थपथपा कर करब से कह रहा था। अच्छा, किसी ने हमें कहा कि ना आप लोगों की रीडिंग नहीं अच्छी, मतलब सब किसी की भी नहीं, यूट्यूब पे जो भी है, मतलब आई थिंक उनका ये कहने का मतलब था कि ना आप लोग सारे सबक की तरह पढ़ते हैं। तो हम लड़का थोड़ी हैं जो लड़के के डायलॉग पे उसकी आवाज़ से बोले। लड़के की आवाज़ हमारे गले से नहीं निकलेगी भाई, हम लड़की हैं। चलो उसकी आवाज़ की तरह हम थोड़ा कोशिश करते हैं अपने हर डायलॉग में ना आवाज़ को चेंज करें, लेकिन इतना नहीं होता। हम ऐसे ही रीड करते हैं। तो जिन्होंने रीड करना है वो रीड कर सकते हैं। फिर इसकी नज़र इसके पेट की तरफ गई, जहाँ से पानी की तरह खून निकल रहा था। इसने जल्दी अपनी शर्ट उतारी और इसके पेट पर बांध दी, और इसे दरख्त के सहारे बिठाकर इसकी सांसें चेक की जो मत्थम से चल रही थी। वैक्स ने शुक्र का कलमा पढ़कर विलनस को खत्म करने के लिए नजरें घुमाई चारों तरफ, पर वो नहीं था। इसे दरख्त के ऊपर से कुछ आवाज़ आई। इसने ऐसे ही सर ऊपर किया। विलनस था किसी भयानक जानवर की तरह दरख्त पर उल्टा रेंगता इसी पर हमला करने के लिए। इसने जैसे वैक्स की आंखों पर हमला करना चाहा, वैक्स दूर हटा और इसकी गर्दन से पकड़कर जाशिया की पहुंच से दूर फेंका और इस पर हमला कर दिया। वैक्स इस पर चिपटा और अपने लंबे नाखूनों से इसके संभलने से पहले इसकी आंखों में गाड़ दिए। विलनस की खौफनाक चीखें
पूरे जंगल में फैल गई। फिर विलनस ने अपने पंजे से इसकी पेशानी से चीरता गया। विलनस नीचे था, वैक्स ऊपर इसे बिल्कुल कैद किए, और जब दिल पर इसका हाथ रुका तो इसने इस खंजर को निकाला और फिर एक दफ़ा इसके दिल पर वार किया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर इसे ही ऐसे ही करता गया। इसके सामने सिर्फ जाशिया का पेट से निकलता खून घूम रहा था। इसने विलनस को कुचल दिया था। वो तो शायद मर भी चुका था, पर वैक्स वो होश में होता तो देखता। वो रुका तब जब जाशिया की कराहने की आवाज़ सुनी। वो दूर से वैक्स को पुकार रही थी। वैक्स ने एक नज़र विलनस पर डाली जो खून में रंगा कुचला हुआ था। वो उठा और जाने लगा, फिर पीछे मुड़कर देखा और वापस जाकर खंजर से इसके हाथों के टुकड़े कर दिए। इसका शायद दिल नहीं भर रहा था। इसका बस चलता तो विलनस के जर्रे जर्रे कर देता। वो जल्दी से जाशिया की तरफ किया और इसे बाजू में भरकर जंगल से बाहर भागा। रास्ते पर पड़ी लीजी की लाश को दूसरे जानवर घसीटते जंगल में ले जा रहे थे। वह जाशिया को उठाता जितनी एक भेड़िए की रफ्तार थी, भागने की रफ्तार से भाग रहा था। खून टपक टपक कर बूंदें गिर रही थी इसकी बंधी हुई शर्ट से। ज्यादा खून बहने से इसकी जान को खतरा भी हो सकता है, यही एक तकलीफ इस अंदर से खाए जा रही थी। वो शहर के मशहूर हॉस्पिटल में इसे लेकर आया। कार्थन जैसे ही अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर इसे साकित और खत्म करने के लिए काफी था। मार्क इसकी बीवी मिसिस कार्थन के वजूद को गोश्त के लथड़ों में तकसीम कर चुका था। वो सोफे पर बैठा इसे ही देख रहा था। वेलकम अंकल, वेलकम। इतने लेट आए क्यों? देखो अपनी गलती पर आंटी को सजा दिलवा दी। कैसे शोहर थे? उफ, मैं शोहर की बात कर रहा हूँ। अब तो दोस्त के साथ नहीं थे मुश्किल वक्त में, तो यहाँ कैसे आएंगे? सॉरी। हाँ, वो शैतानियत से कहका लगाता साकित खड़े कार्थन से बोला, वैसे मेरी जान नहीं दिख रही। मैं इससे कहने आया था कि अब वैक्स इसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मार्क इसे सबसे बहुत दूर ले जाएगा। इसे अब वैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं। वो इसे अपने मंसूबे बताता इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो जितनी देर में अपने भेड़िए के रूप में आता कार्थन के पास भागने के लिए वक्त था, पर वह नहीं भागा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अपने भाई जैसे दोस्त के बेटे के जिंदा होने की खुशी में, और एक दुआ थी वैक्स तक अपनी आवाज़ पहुंचने की। मार्क इस पर चिपटा और कार्थन के वजूद में कोई हलचल नहीं आई। इसने खुद को इस हैवान के हवाले कर दिया। मार्क ने मिसेस कार्थन को जाशिया का नाम बताने के लिए ये हाल किया था, और अब कार्थन को इसलिए मारा था कि इसका इल्ज़ाम वो वैक्स पर लगा सके और जाशिया को इससे नफरत हो जाए और वो बस इसकी हो जाए। मार्क गांव में तो सिर्फ दूसरे भेड़ियों के बने मंसूबे पे लोगों को अपना शिकार बनाने आया था, पर वैक्स और जाशिया की दोस्ती देख इसका भी दिल जाशिया से खेलने के लिए करता था। वैक्स इसे कहता था खेलने को, पर वो सिर्फ जाशिया से खेलना चाहता था। इसे अपना दोस्त बनाना चाहता था, जो वैक्स नहीं होने देता था। इसलिए इसकी नफरत वैक्स से शुरू हुई थी। लड़की का चक्कर। वो वैक्स को ख़त्म करना चाहता था, पर वो एक भेड़िया बन गया। अगर वो इसे मार देता तो इसे भेड़ियों की झुंड से अलग कर दिया जाता। अलबत्ता इसने गांव वालों को बताया कि वैक्स एक भेड़िया है और इसने ही बच्चों को अपना शिकार बनाया है। इसका यह मंसूबा काम कर गया और इसे गांव से दूर कर दिया। इसे पता था वैक्स मरा नहीं है, फिर भी वो सबसे दूर था। इसके लिए यही काफ़ी था। इसके जाने के बाद जी बहुत बीमार रहने लगी। कार्थन इसे लेकर शहर गया इलाज करवाने, तो पीछे माइकल को मार्क के बारे में सब पता चल गया और इसने कार्थन को भी बता दिया। ये बात मार्क को पता चल गई और इसने दूसरे भेड़ियों से मिलकर गांव पर हमला कर दिया। फिर हर तरफ खून की नदियां बहने लगी। इस खून में माइकल का भी खून शामिल था। वक्त गुजरता गया। कार्थन को काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। फिर वैक्स आया और एक सब भेड़ियों का सरदार और जादू वाली आंखों का भेड़िया था। वो मार्क से छोटा मगर ताकतों में इस जैसे कई भेड़ियों के बराबर था, पर मार्क ने दिमाग का इस्तेमाल करके इसे कार्थन के खिलाफ कर दिया। फिर वो तो अपने गुस्से में पागल हो गया। मार्क को जाशिया मिल गई। इसे गुस्सा तब आया जब जाशिया सालों बाद भी इसकी नज़र में वैक्स के लिए मर रही थी। फिर इसने इसे कहा कि वैक्स मर गया है, इसे यकीन दिलाया। इसे जाशिया से दोस्ती कर ली और इसका प्यार से नाम जूनी रख दिया। फिर वो ढके छुपे इससे अपने प्यार के इजहार कर देता था। फिर से वैक्स आ गया। इस बार वैक्स इसे बेवकूफ़ बना गया। वैक्स आईसीयू के बाहर बैठा था जब इसके आदमी कार्थन का वॉइस रिकॉर्ड लेके आए। इसने वो सुना जिसमें इसके मिलने की खुशी, जाशिया को इसके हवाले करने की गुजारिश और मार्क की तमाम चालाकियों के बारे में था। आखिर में इसे किसी भी हालत में कार्थन ने अपने घर आने का कहा था, क्योंकि मार्क इसे वहीं मिलेगा। वैक्स ने वो वॉइस सुनकर एक गहरा सांस लिया। जी तुम्हारे होश में आने से पहले ये किस्सा ख़त्म करना होगा। खुद से बड़बड़ाता अपने आदमियों को जी का ख्याल रखने का कहते सुर्ख नीली आंखों और विलनस के खून में रंगा आखिरी शिकार की तरफ गया। वैक्स जैसे ही कार्थन के घर पहुंचा, मार्क निकल रहा था बाहर। वैक्स ने अचानक एक जोरदार लात इसके सीने पर मारी, जिससे वो वापस घर में अंदर जा गिरा। वैक्स ने दरवाज़ा बंद कर दिया और आग के सामने जा खड़ा हुआ। अपने लहू टपकाती लाल नीली आंखों से इसे घूरने लगा। जरा तसव्वुर करें लाल नीली आंखें जिस पर मार्क घबरा गया। वैक्स
कार्थन और मिसेस कार्थन का नोचा हुआ लाश देखकर अंदर से कट कर रह गया। फिर इसके कान में कुछ लफ्ज़ घूमे, आज से ये मेरा बेटा है और इसका नाम मार्क है, मार्क माइकल। ये लफ्ज़ वैक्स का सीना चीर रहे थे। मार्क इस अचानक किए हमले से उठा तो सामने वैक्स को देखा। पहले तो इसकी हालत देखकर घबरा गया, फिर खुद को संभाल कर बोला, वैक्स तुमने मुझे लात क्यों मारी? तुम शर्म नहीं? कैसी शर्म? तुमने शर्म कर ली कार्थन को मारते हुए? इसका लहजा गजबनाक और काटदार था। मार्क ने अपना गला तर्क किया, मत भूलो ये हमारा दुश्मन है, इसका यही हाल होना चाहिए था, या इससे भी बुरा। मार्क लड़खड़ाती जबान में बोला और जाने लगा। सही बोले, इससे भी बुरा। तो जा कहाँ रहे हो? देखोगे नहीं दुश्मन का हाल बुरा? वैक्स ने इसे कंधे से पकड़कर फिर से आगे खड़ा किया। मार्क के तो वैक्स के सर्द लहजे पर पसीने छूट गए थे। पर मैंने तो इसे खत्म कर दिया है, अब कौन सा हाल करोगे इसका? मार्क ना समझी से इसकी आंखों में देख बगैर बोला। वैक्स इसकी बात पर सर्द कहका लगा उठा, तुमने गलत दुश्मन को मारा है, असली तो भी जिंदा है। कहाँ कहाँ है? इसने यहाँ वहाँ देख कर पूछा। यहाँ, वैक्स ने कहने के साथ एक जोरदार पंच इसके मुंह पर मारा, जिससे मुंह से खून निकल आया। वैक्स, ये क्या बकवास है? मैं कब हुआ दुश्मन? मार्क बनावटी गेजो गजब में आया। मैं क्यों मारूंगा अपने बाप को? अब जाकर मार्क किसी दूसरे को बनाना बेवकूफ। अब वैक्स तो नहीं आने वाला तेरी घटिया चाल में। अचानक मार्क ने अपना असली रूप में कहका लगाया। हाँ, आने की क्या जरूरत है, तुम तो पहले से आ चुके थे। वह मकारी से कहका लगाता वैक्स का खून अंगारों पर तपा उठा। वैक्स बिना वक्त लिए इस मकार पर चिपटा। फिर दोनों आपस में उलझ गए। वैक्स ने इसे बहुत मारा, पर मार्क ने भी 2-4 मुक्के वैक्स को मारे। वैक्स ने इसे उठाकर दूर फेंका। वो जाकर सोफे से लगा और उल्ट कर गिरा। इसने इसे संभलने का मौका दिया बगैर इस पर चिपटा, जिससे मार्क की चीख निकल गई। क्यों मारा मेरे बाप और मासूम लोगों को? वैक्स चलाता इसकी आंखों, मुंह, नाक अपने ताकतवर मुक्कों से फोड़ता गया। मार्क चीखता हाथ पांव मारने लगा, खुद को इस हवान से बचाने लगा। पर वैक्स पर तो अपनों का बदला सर पर सवार था। मारता गया, इसके चेहरे को अपने मुक्कों से कुचल कर रख दिया, कोई नक्श नहीं छोड़ा। चेहरा और अपना हाथ खून में रंग डाला। मार्क इसको धक्का देकर अचानक भेड़िए के रूप में आया और वैक्स भी। ये क्या आधे टूटे फूटे जुमले लिखे हुए हैं पढ़ने में इतनी दिक्कत आ रही है ना हमें, मतलब अजीब है। फिर से दोनों आपस में उलझ गए। वैक्स ने अपना बड़ा सा पंजा इसके पेट में डाला, जिससे मार्क की खौफनाक धाड़े फैल गई पूरे घर में। देखें, एक्टिवाइज पैसिवाइज सुने हैं कभी ना, ऐसे वाले जुमले ही लिखे हुए हैं। जिससे वैक्स को सुकून मिल रहा था। वैक्स ने हाथ निकालकर फिर से इसके सीने में गाड़ा और एक झटके से इसके सीने में धड़कता दिल निकाल लिया और इसे अपने पाँव के नीचे देख कर कुचल डाला। मार्क का मुर्दा वजूद जमीन पर जा गिरा। फिर वैक्स अपने भयानक रूप के साथ इस पर झुका और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। कुछ देर बाद इसने पूरे घर पर पेट्रोल छिड़का और इस घर को आकाशों के हवाले कर दिया। खुद बिना देखे सब कुछ खत्म करता आगे निकलता चला गया। जाशिया को भी लड़कियां वैक्स के सजे कमरे में बिठा कर गई थी। वो घूंघट लिए एक शर्मीली दुल्हन की तरह सर झुकाए वैक्स के इंतजार में बैठी थी। जाशिया के ठीक होने के बाद वैक्स ने इसे मार्क के बारे में सब कुछ बता दिया था और इसके माँ बाप के मरने का भी। फिर 1 साल वैक्स ने जाशिया की हाँ के लिए इंतजार किया और अब जाकर वो राजी हुई शादी के लिए। तो वो दुल्हन बनी घबराई बैठी थी। वो सुरख जोड़े में कोई हू लग रही थी। कुछ देर बैठने के बाद वो बेड से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। इसकी नजरें अपने निशानों पर थी। मेकअप से काफी छुपाए गए पर उभरते हुए निशानों से साफ जाहिर हो रहे थे। वो अपने माजी में इतनी मगन थी कि इसे वैक्स के अंदर आने और दरवाजा बंद करने का भी पता नहीं चला। एक तो ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा खो जाते हैं। वैक्स इसे अपने आप में इतना मगन देख आहिस्ता से पीछे करीब आया और इसे अपने घेरे में ले लिया, जिससे जाशिया के मुंह से चीख निकल गई। क्या है, कभी चीखने के अलावा भी चुप रहा करो, वैक्स ने इसके कान में कहा। छोड़ो वैक्स, वो ब्लश करती इसके तंग घेरे से निकलने की कोशिश करने लगी, जिस पर वैक्स ने गहरा सांस लिया। उफ, वैक्स बेटे तेरा पता नहीं क्या बनेगा, कभी छोड़ो के अलावा ये भी कहा करो मत छोड़ो वैक्स। वो इसकी आवाज में मुंह बनाकर बोला, जिस पर जी मुस्कुरा दी। वैक्स भी मुस्कुरा दिया। क्या देख रही थी जो फ्री में मुंह दिखा दिया? वो शरारत से कहता अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। वो समझ तो गया था कि क्या देख रही है, फिर भी पूछने लगा। जी ने नफी में गर्दन हिलाई। कुछ नहीं। फिर मध्यम सा बोली। जी, रात के खूबसूरत लम्हों में वैक्स ने जाशिया के कान में सरगोशी के अंदाज में पुकारा। जाशिया का दिल इतनी जोर से धड़का कि इसे लगा पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। इसकी हथेलियां पसीने से भीग गई। कभी इनके बारे में उल्टा सुल्टा ना सोचना। वो अपने लबों से इसके निशानों को छूता। जाशिया का सांस बंद कर गया था। वैक्स, जी इसकी कैद में फड़फड़ाई। ये मुझे तुम्हारे और करीब खींचते हैं। वो इसकी पुकार को नजरअंदाज करता गंभीर और खमार आलूद लहजे में बोला। इसके अल्फाज मुंह में ही बंद कर गया। जैसे रात गुजर रही थी, इसकी शिद्दतें बढ़ती गई। पकड़ो मुझे सीम साम पता नहीं क्या नाम है।
साम पूरे घर में भागता, हर चीज़ तोड़-फोड़ करता सीम से कह रहा था। सीम अपनी फूली सांसों के साथ साम जो इससे 1 साल बड़ा था, इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साम सुनहरी आँखों वाला अपने से एक छोटे सीम जिसकी आँखें वैक्स जैसी नीली थी, जो गुस्से में बहुत तेज़ था, इसके खिलौने तोड़कर इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जो गुस्से में आ भी गया था। इसे सीम को गुस्सा दिलाकर बहुत मज़ा आता था। रुको तुम दोनों, ये क्या हशर कर दिया है घर का? ज़ाशिया की चंगाड़ती आवाज़ दोनों को ब्रेक लगा गई। मामा मैंने ये सब इस सुनहरी बिल्ली ने किया है। सीम की गुस्से वाली आवाज़ गूंजी जिस पर साम शरारत से मुस्कुरा दिया। मामा मैंने नहीं, ये सब इस नीले गुस्से वाले बिल्ली ने किया है। साम ने अपना किया सब सीम पर उलट दिया। सीम साम बंद कर दो तुम दोनों अपनी, जल्दी से पूरा घर साफ करो, नहीं तो आज वैक्स से तुम दोनों की खैर नहीं। इसकी धमकी पर 5 और 6 साल के सीम और साम के कहके लगे जिस पर जाशिया शर्मिंदा हो गई। मम्मा चलती तो है नहीं डैड के सामने आपकी, ऐसे ही हम बच्चों को ना धमकाया करो। ये साम था शरारती। यह सच था, जब भी जी वैक्स से इन दोनों की हरकतों का बताती, वैक्स का एक ही जवाब होता, पहले तुम मेरे हक में आओ, फिर मैं अपने बेटों से तुम्हारे हक में बात करूं। इसकी बात पर जी चिढ़ जाती और कहती तुमसे तो बोलना गुनाह है। फिर वैक्स भी कहता जाओ जाओ, दूसरों का हक खाने वालों के साथ ऐसा ही होता है, जिस पर जाशिया गुस्से से लाल टमाटर हो जाते और इन तीनों के छतपाट कह के गूंजते घर में। दी एंड। चलो जी खत्म हो गया, जाओ इधर से शेयर करके जाइए वीडियो को प्लीज़ प्लीज़। और इनका काफ़ी पुराना नावल था और हमें नावल रिक्वेस्ट आ रही है, हम देख रहे हैं पीरे कामल, अभियात, नमल के सॉरी जन्नत के पत्ते, नमल, हालम, ये सारे नावल ना हम अप्रैल में रीड करेंगे दूसरे चैनल पे, ठीक है। और इनकी बुक्स लेके हम बाकायदा बुक से रीड करेंगे, मतलब आपको भी नज़र आएगा, रीडर्स को भी जो रीड करना चाहते हैं, और लिसनर सुन सकते हैं, ठीक है। बुक से ऐसे रीड करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही ये कि ना हाँ, बाकी रूहे बिस्मिल ये वो सारे नावल रिटन में नहीं है, यूट्यूब पे हैं। अगर तो आप में से कोई रिटन में उन्हें लिख के दे सकता है तो हम रीड कर देते हैं, वरना इसमें टाइम जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और अभी फ़िलहाल टाइम बिल्कुल भी नहीं है और रिस्पॉन्स भी इतना कोई ख़ास नहीं है कि हम नावल रीड कर दें तो आप लोग बहुत अच्छे से इस पर रिस्पॉन्स देंगे। तो देख लें, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पिछले सारे नावल भी हम रीड कर रहे हैं, प्लीज़ उनका भी रिस्पॉन्स दें। और न्यू नावल ये नहीं है कि न्यू नहीं पोस्ट करेंगे, न्यू भी पोस्ट करेंगे, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।